अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम। नाज़रीन, दुआ है कि आज का दिन आपकी ज़िंदगियों में कामयाबियों और खुशियों के नए दरवाजे खोले और जनाब आपका वीकेंड जो है उम्मीद करते हैं वो भी बड़ा अच्छा गुजरा हो। जी बिल्कुल, मैं हूँ माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद है उज़ैर मलिक और मेरी तरफ से भी जनाब तमाम देखने वालों को वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और जैसे कि उज़ैर ने भी कहा कि दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बने और आने वाला पूरा हफ्ता भी बहुत ही ज़बरदस्त गुजरे, ये भी दुआ देनी चाहिए। बिल्कुल जी। और वो तो वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त गुजरने वाला है क्योंकि ईद मिलादुन नबी जो है उसकी तैयारियां आप देख रहे हैं अरूज पर है और बिल्कुल उसके लिए लोग जो हैं वो प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं। मौसम के हवाले से आपको बता दें तो नाजरीन, मानसून के छठे स्पेल के बाद अब सातवें स्पेल की एंट्री हो गई है। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो क्या आइंदा चंद दिनों में बारिशें मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगी? माहिरीन से ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करेंगे। ईरान जंग के हवाले से अब तक ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन पहुँचाएंगे। अमरीकी पाबंदियों के ऐलान के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के अहम दौरे की इतलात सामने आ रही हैं। तो क्या पाकिस्तान दोनों ममालिक को दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाने में कामयाब होगा? ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ अमरीका की विफाकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की 75 ममालिक पर इमिग्रेशन वीज़ा पाबंदी गैर कानूनी करार देकर मनसूख कर दी है। इस तारीखी फैसले से पाकिस्तान समेत मुतासरा ममालिक के खानदानों की रुकी हुई वीज़ा प्रोसेसिंग पर क्या असर पड़ने वाला है, ये भी आपको बताएं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ मईशत की बात ना करें, ऐसे नहीं हो सकता। और मुल्क में हम देख रहे हैं ऑटो फाइनेंसिंग 386 अरब रुपए के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। और मौजूदा मुआशी हालात में गाड़ी किस्तों पर लेना फ़ायदेमंद है या नकद, इस हवाले से आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ज़रिए कामयाब ट्रेडर बनने का गुर भी आपको सिखाएंगे और ख़ुद भी सीखेंगे। और इसके साथ साथ जो बहुत ही शर्मनाक बात है, इंग्लैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर शदीद तनकीद हो रही है और आज हम भी तनकीद करेंगे। फाइनली 2016 की जी नंबर 1 टीम आखिरकार नंबरों पर कैसे पहुंची है आखिरी ये बड़ा सवाल है और इसका पोस्टमार्टम करेंगे। और 13 लाख फॉलोअर्स रखने वाली टिकटॉकर आयशा के कत्ल और ललकारती हुई 9 माह कबल ब्याही हिना जावेद के मुबैना कत्ल की दिल खराश स्टोरी भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और आज हफ्ते का पहला रोज़ है और आप सब जानते हैं कि इल्म नजूम से हम किस्मत का हाल भी जानने की कोशिश करते हैं ताकि अंदाज़ा लगा सकें कि पूरा वीक कैसा गुजरेगा और उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ प्लान कर सकें। तो प्रोग्राम का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क भर में हम देख रहे हैं मानसून के 7वें स्पेल ने दाखिल होते ही शिद्दत इख्तियार भी कर ली है और पंजाब समेत आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर में मानसून की तबाहकारियों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों के बायस अब तक 13 अफराद के जाँ बहक होने की अफसोसनाक इतलात सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी जानिब जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नाला लई में जी पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आबानी और अर्बन फ्लडिंग का शदीद खतरा मजीद पैदा हो गया है। लाहौर की बात करें तो लाहौर में बादलों का राज है। हवा में नमी का तनासुब 76% तक है और आज दोपहर की औकात में भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये मौजूदा मानसून सिस्टम काफ़ी ताकतवर है और आइंदा 2 से 3 रोज़ तक पंजाब के कई हिस्सों को अपनी लपेट में रखेगा। किन अजला को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात इरफान वर्क से जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। वेलकम। मुल्क में दाखिल होने वाला मानसून का ये जो 7वां स्पेल है, शिद्दत के एतबार से बताइएगा कितना ताकतवर है और इसका दुरानिया कब तक रहने वाला है? देखिए, अभी ये जो बारिशों वाला एक सिलसिला जो पाकिस्तान के बालाई इलाकों और वस्ती इलाकों में मौजूद था, आज ये मज़ीद बारिश करेगा, ख़ास तौर पे शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाकों में, जिसमें बारखान, जो मूसाफे, लोरालाई, इनके इलाके शामिल होंगे और इसके अलावा डीजी खान के इलाके और डीआई खान में भी इसमें जो है ना ये वाला जो एरिया होगा, इस एरिया में मज़ीद बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी जो जितने भी इलाके होंगे उनमें ख़ास तौर पे सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इसके अलावा जो जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम जो शुमाली पंजाब के इलाके होंगे, जहाँ पर भी मौसम अब खुश्क ही होगा, गर्म होगा,
ताहम इक्का दुक्का जगहों पे जो है ना वो बारिश हो सकती है, क्योंकि ये स्पेल अब जो है ना काफ़ी हद तक निकल चुका है। आने वाले दिनों में मौसम जो है बेशतर इलाकों में पाकिस्तान के गर्म और मरतूब ही रहे। जी सही। अच्छा, पिछले स्पेल्स में हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर में शदीद तबाही देखने में आई। क्या आने वाले 24 से 48 घंटों में मज़ीद तूफ़ानी बारिशों या लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा अभी भी मौजूद है? देखिए, ये जैसा मैंने कहा ना, ये स्पेल काफ़ी हद तक वीक हो चुका है। ठीक है। चंद एक इलाकों में बारिश हो सकती है लोकल टाइप की, अदरवाइज ये सिस्टम जो है ना आज किसी वक्त भी जो है ना वो निकल जाएगा। और फिर उसके बाद जितने भी आने वाले 3 से 4 रोज़ होंगे उसमें जो कश्मीर के इलाके होंगे ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म खुश्क रहेगा। ताहम इक्का दुक्का जगहों पर कुछ बादल और बारिश हो सकती है, अदरवाइज ज़्यादा नहीं। सही। सही। अच्छा इरफान साहब, अगर हम देखें तो रावलपिंडी में पिछले दिनों भी सूरत हाल ख़राब रही है। नाला लई में पानी की जो सतह ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। वहाँ सैलाबी सूरत हाल कब तक रहने का इम्कान है? मज़ीद कितने मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है रावलपिंडी में? देखिए, अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला रुक चुका है, धूप निकल चुकी है। और आने वाले दिनों में भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मौसम जो है ना वो खुश्क ही रहेगा। ताहम ये जो बारिश हुई थी इससे जो नाला लई में जो पानी बढ़ा था, अब नाला लई भी नॉर्मल हालत में बह रहा है, कटारियाँ पे भी और ग्वाल मंडी पे भी इतना ज़्यादा बहाव नहीं है पानी का। अब ये जो पानी था ये आपका सारे का सारा जो है वो दरिया सिंध में जा चुका है। दरिया सिंध में अगर इस वक्त देखें, दरमियाने दर्जे का सैलाब आपको कालाबाग डाउन स्ट्रीम में मिलेगा। इसके अलावा जो है दौंसा में और चश्मा में, और ये पानी जो है ना वो आस्ता आस्ता जो है वो निकलता जाएगा आगे। यहाँ से जो है रावलपिंडी से जो नाला लई का पानी है ये बह चुका है। अच्छा इरफान साहब, हब्स हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे जैसे बारिशें भी हो रही हैं और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कम बारिशें होंगी तो हब्स का जोर टूटेगा, गर्मी का जोर टूटेगा। कुछ मौसम में हम बेहतरी देख रहे हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल यकदम ऐसा नहीं होएगा कि बिल्कुल मौसम बदल जाए और आपको हब्स की कैफियत ना मिले। ख़ास तौर पे जो शुमाल मशरक़ी पंजाब के इलाके होंगे जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, इसके गिरदोनवा के इलाके हैं, यहाँ पर आपको हब्स भी मिलेगी और इन इलाकों में लोकल लेवल पे बादल भी बन सकते हैं इक्का दुक्का जगहों पे। ऐसा कोई बड़ा स्पेल नहीं है जो कि मज़ीद जो है वो बारिश करे। जी बिल्कुल सही। अच्छा इरफान साहब, हमें ये बताइएगा कि ये जो भादों का मौसम है, देसी महीनों की हम बात कर लें तो इसमें कब तक जो है वो मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है? कहा जाता है कि कुछ 15 दिन गुजरने के बाद जो रातें हैं वो ठंडी होना शुरू हो जाती हैं, अलबत्ता दिन में हब्स जो है वो बरकरार रहती है। देखिए, अभी ऐसी सिचुएशन है कि जो मॉनसून की हवाएं हैं जो मशरक़ की तरफ से आती हैं वो मुकम्मल तौर पे जो है ना वो डाइवर्ट नहीं हुई। जब वो डाइवर्ट हो जाएंगी तो वो बेहतर हो जाएगा मौसम। अभी आप देखेंगे कि ये वाला जब स्पेल गुजर जाएगा, कल से आपको बेहतरी महसूस होगी, अगले 2 रोज तक बेहतरी महसूस होगी, लेकिन उसके बाद फिर आपको हब्स की कैफियत महसूस होगी, क्योंकि ये अभी जो है वो सीधे जो विंड है वो अभी चेंज नहीं हुई। ये हवा जो है ना वो कुछ दिनों के बाद चेंज हुई। जैसे आपने बादों की बात की तो नॉर्मली हमारे पास 15 सितंबर तक मौसम जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। 15 सितंबर तक मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। और वाकई जी कह रहे हैं कि हब्स बहुत ज़्यादा है और कभी कभी बारिश हो भी जाती है और कुछ जगहों पर बारिश होती है, इतलात आती है कि फलां जगह बारिश हो रही है, डीएचए में बारिश हो रही है तो जौहर टाउन में नहीं हो रही है। तो लेट्स सपोज के इसी तरह ही हम देख भी रहे हैं और सुनने को भी मिलता है। और हब्स का भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मसला हो गया और अगर और लोड शेडिंग भी और बहुत ऊपर से ज़्यादा अगर आप आसमान को देखें तो लगता नहीं है कि आसमान जो है वो सुरमई है या फिर बादलों का राज है, बल्कि नीला आसमान जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये कोई स्क्रीन भी नीली नजर आ रही है। चलिए, आसमान नीला है या पीला है या पिंक है, जो भी है, लेकिन पिंक तो नहीं है। लेकिन बारिशें थोड़ी सी अगर हो जाती हैं, मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन जिस तरह से इरफान साहब भी बता रहे हैं कि बारिशें नहीं होने वाली हैं और ये स्पेल खत्म होने वाला है, तो हब्स रहेगी तो तैयारी कर लें, लोड शेडिंग भी रहेगी, गर्मी भी रहेगी। गर्मी का ये बड़ा मसला है कि लाइट जो जाती है ना, इसकी बड़ी कल पूरी रात लाइट नहीं आई है हमारे घर, तो मैं तो बहुत मुतासरीन में शामिल हूँ कि
ऊपर से गर्मी हब्स और फिर जो लेस्को वाले सुन लें, फर्स्ट हैंड इफेक्ट ही हमारे पास जो भी बैठे हैं। ऑल्टरनेट आपने वेज भी यूज किया होता है ना इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी सारे मुतासिर होना शुरू रहते हैं जब इतनी इतनी घंटों लोड शेडिंग होती है। तो खुदारा इसका भी कोई हल निकालें, इतनी गर्मी और रात के वक्त लोड शेडिंग करने का क्या तुक है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। जगा के रखना जगराता करवाना चले, ये इनकी तो इंटेंशन जो है वहाँ हमें नहीं समझ आ सकती। ये तो यही जाने, पूछने की कोशिश करेंगे किसी एक्सपर्ट से। आप हमें बताएं कि मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या रहेगा। एक्सपर्ट से तो पूछ लिया है, ओवरऑल हम देखते हैं कि दर्जा हरारत मुख्तलिफ शहरों में क्या रहने वाला है। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, बालाई पंजाब, कश्मीर, बालाई और वस्ती खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि इसी दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 26 से 15 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि स्कर्दू में मैक्सिमम टेम्परेचर है 18 और मिनिमम 11 डिग्री तक जाने की तवक्को है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहने की तवक्को है। और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 30 और कम से कम 22 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 28 और कम से कम 18 डिग्री तक जा सकता है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मेज़बानों की धरती यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की। यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 37 और कम से कम 26 डिग्री तक जा सकता है, जबकि सवात में, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं टेम्परेचर मैक्सिमम है 26 और मिनिमम 13 डिग्री तक रहने की तवक्को है। ताहम दीर, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, शांगला, बडग्राम, बुनेर, खैबर, बचोड़, मोहम्मद, कोहाट और वज़ीरिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 36 और कम से कम 28 डिग्री तक जा सकता है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 34 और मिनिमम 25 डिग्री तक जाने की तवक्को है। जबकि औलिया के शहर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 39 और कम से कम 30 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, तलागंग, गुजरात, जहलूम, मंगला, गुजरावाला, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, उकाड़ा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि इसी दौरान चंद मकामात पर यहाँ भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। अब बात कर लेते हैं बलोचिस्तान के मौसम की। यहाँ पर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कोयटा का रुख करें तो कोयटा में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 37 और कम से कम 29 डिग्री तक जा सकता है। ताहम महकमे मौसमियात के मुताबिक रात में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। आखिर में हमेशा की तरह बात कर लेंगे सूबा सिंध यानी कि वादी मेहरान। यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर कायद कराची का रुख करते हैं। कराची में हम देख रहे हैं दर्जा हरारत 37 से 27 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि हैदराबाद में पारा ज़्यादा से ज़्यादा है 38 और कम से कम 27 डिग्री तक रहने की तवक्को है, जबकि जनूबी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। जी तो नाज़रीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। अब आलमी सतह पर क्या सूरत हाल है ये भी जान लेते हैं। और मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक इंतहाई नाजुक और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एतराफ़ किया है कि ईरान
इस वक्त मुआशी, अस्करी और सिक्योरिटी महाज पर मुकम्मल और गैर मुसावी जंग का सामना कर रहा है। तो दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुआशी पाबंदियों को मैदान जंग में वाशिंगटन की अस्करी शिकस्त का एतराफ़ करार दे दिया है। इस शदीद तनाव के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान का अहम दौरा कर रहे हैं, जहां वो ईरानी क़यादत के साथ अहम बातचीत भी करेंगे। और इस तमाम सूरत-ए-हाल में ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी माशी नाकाबंदी का साथ देने वाले ममालिक पर हमलों और एटमी बम हासिल करने की धमकी भी दी है। वहीं अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने तज्ज़िये में वाज़ेह किया कि चीन की हिमायत के बगैर अमेरिका के लिए ईरान का मुआशी घेराव करना नामुमकिन है। इस बदलती हुई सूरत-ए-हाल और पाक ईरान सिक्योरिटी ताल्लुकात ट्रंप की अगली चाल को समझने के लिए हमने इन्वाइट किया माहिर दिफाई उमूर चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को। साहब आपके वक्त का वेलकम। सर, अमरीका और ईरान के दरमियान अब इस शदीद तनाव के माहौल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान का दौरा कर रहे हैं, आपको डेडलॉक डायलॉग में बदलता दिखाई देता है इस दौरे के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है फील्ड मार्शल साहब का, उनका जो पहला दौरा था वो भी बड़ा मेरे ख़्याल में अहमियत का हामिल था और उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया था। आबनाए हुर्मुज़ खुल गई थी, लेकिन फिर बाद में अमेरिका की नीयत ख़राब हो गई और फिर आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी गई। तो ईरान ने फील्ड मार्शल साहब का बड़ा एहतराम किया, उनकी बात को वज़न दिया और एक बड़े मुश्किल वक्त में यह दौरा हुआ। फिर ये अब दोबारा एक दौरा है उनका, इससे पहले भी वो एक दौरा कर चुके। तो मकसद ये है कि ये सिफारतकारी हो रही है दरमियान में। नेचुरली अमेरिका और ईरान, इनको दरमियान सिफारती बातचीत बिल्कुल जो है वो नहीं है। इस दौरान में ज़ाहिर है चीन जो ईरान का पैगाम है वो अमेरिका तक पहुंचाना और अमेरिका का पैगाम ईरान तक पहुंचाना और दोनों को समझाना भी, सिर्फ पैगाम पहुंचाना नहीं बल्कि लोगों को बावर कराना, अपनी राय देना। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की राय दोनों ममालिक के लिए बड़ी मुक़द्दम है। इसलिए आप देख लीजिए कि जब भी कोई इसमें डील होगी तो उसका जो बुनियाद है वो वही 14 नुकात होंगे जिनको इस्लामाबाद MOU के नाम से जाना जाता है। इसलिए अब ज़ाहिर है ये एक डेडलॉक की सी सिचुएशन है। पिछले 5-6 महीने से जो मामलात चल रहे हैं, ना अमेरिका उसमें मुकम्मल जीत सका है और ना ईरान को कोई ऐसी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है मेन लैंड अमेरिका तो बहुत दूर है और उसके ख़ित्ते के अंदर जितने बेसेस थे उनको ज़ाहिर है बड़ा निशाना बनाया गया और वहाँ मुश्किलात में अमेरिका के लिए इजाफ़ा भी हुआ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अमेरिका कई ममालिक से, जिसमें जॉर्डन भी है, जिसके अंदर इराक़ भी है, वहाँ से अपने अड्डे अब बंद करके निकल रहा है। इसी तरीके से जो दीगर मेरे ख़्याल में कुवैत के अंदर हैं या दीगर जगहों के ऊपर, बहरीन के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसानात अमेरिका को उठाने पड़े हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका के पास एक माइट है, एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उनके पास पैसे हैं, वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए अब जो मेरे ख़्याल में सिचुएशन है वो ज़्यादा पॉलिटिकल मामलात की है। फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा है वो एक्चुअली 3 बुनियादी बातों के ऊपर मेरे ख़्याल है कि उसका जो बुनियाद होगी। एक तो पहला ये है कि जो अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शंस मज़ीद सख्त करने का बताया गया है, लेकिन फिर अमेरिकन जो मेरे ख़्याल में वहाँ थिंक टैंक्स थे, जो वहाँ मूवर्स एंड शेकर्स थे, उन्होंने समझाया कि जनाब 3610 के करीब तो आप सैंक्शंस ऑलरेडी हम इन पे लगा चुके हैं, 47 साल गुजर गए हैं, लेकिन ये आपसे दब नहीं रहे बल्कि उल्टा आपके मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। तो ये एक बात है, लेकिन इससे ईरान को भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की सैंक्शन सिर्फ यहाँ बात नहीं है, बल्कि अब अमेरिका ये कह रहा है कि दूसरे ममालिक भी जो उनके साथ तिजारत करेंगे वो उनके ख़िलाफ़ भी पाबंदियाँ आयद कर देगा। ये यकीनन मेरे ख़्याल में एक टफ़ बात है। और जो ईरान का जो 90% प्रोडक्शन थी ऑयल की, वो तो चाइना ले जाया करता था। अब चाइना के पास ज़ाहिर है उन्होंने अब रशिया से तेल ख़रीदना शुरू कर दिया। तो ये एक मेरे ख़्याल
ख्याल में ईरान के लिए चैलेंज है, और ईरान में बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसके अलावा दीगर मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है वगैरह वगैरह। जंग ज़ाहिर है अच्छी चीज़ तो नहीं हुआ करती, इसलिए ईरान के अंदर भी एक ख्वाहिश तो मौजूद है कि मामलात कहीं बेहतर अंदाज के अंदर तय हो जाएं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर नेशनल इंटेग्रिटी एंड देयर ऑनर एंड देयर डिग्निटी। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिसको ज़ाहिर है फील्ड मार्शल साहब वहाँ जाके इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा इशू जो है वो उनका नेचुरली MOU के ऊपर है कि MOU के जो बुनियादी नुकात हैं अमेरिका उनके ऊपर मैनोअन तस्लीम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर अमेरिका एक तरफ सिग्नेटरी है, उसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं, तो अब वो उनसे ले तो लाल से काम क्यों ले रहा है। और ज़ाहिर है फिर इसके अलावा बहुत सारी धमकी आमेज़ रवैया है अमेरिका की जानिब से, और तुर्की बतुर्की ईरान की जानिब से जवाब है। अब ये एक तो ये दो पहलू हो गए। तीसरा पहलू इसके अंदर जो है वो है हूतियों का, जो ज़ाहिर है सऊदी अरब के ऊपर और बाबल मंदब के ऊपर एक मुश्किलात पैदा किए बैठे हैं। इस वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान का ज़ाहिर है तुर्किया का एक दिफाई एग्रीमेंट भी मौजूद है, तो उनको बेसिकली क्योंकि यही बताना है कि जी आप अपने हूतियों को किसी तरह से कंट्रोल करें। वो कि मैं समझता हूँ कि हूती जो हैं वो फ़िलहाल किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया हुआ है, और जाहिर है कि दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन ईरान। तो ईरान से वो असला भी हासिल करते हैं, उनसे शायद रकम भी मिलती है उनको, लेकिन इस सब के बावजूद वो एक अलहदा अपनी शनाख्त भी रखते हैं, और उनकी जो एक स्ट्रगल है वो आज की नहीं है, एक बहुत पुरानी स्ट्रगल है। तो लुबे-लुबाब इसका ये है कि बुनियादी तौर पे कोशिश ये की जाएगी। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, आपके तीनों पॉइंट्स बहुत ही सॉलिड हैं, और हम भी दुआ गो हैं कि डायलॉग की तरफ जाएं भी और कुछ ना कुछ मुज़ाकरात हों और अमन हो सके। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें, पासदारान इनकलाब का ये कहना है कि अमरीकी पाबंदियाँ अस्करी मैदान में शिकस्त का एतराफ़ हैं, वहीं ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुआशी दबाव का एतराफ़ और बार बार मुआहदे की ज़रूरत पर जोर देना। आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? अमेरिका से डील कैसे किया जाए? क्या ईरानी सदर और पासदारान इनकलाब एक पेज पर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करता है, लेकिन जंग किसी भी मुल्क में हो तो उसकी फ़ौज ताकतवर हो जाया करती है, क्योंकि डिसीजन फ़ौज के पास चले जाया करते हैं। और फिर ज़ाहिर है ये एक ऐसी जंग है जिसके अंदर कहने को तो सिर्फ अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग थी, लेकिन अमेरिका के जो 17 बेसेस थे खित्ते के अंदर, वहाँ से हमले हो रहे थे, तो एक किस्म का 17 ममालिक से जंग हो रही थी। तो ये एक मेरे ख्याल में उससे IRGC को ज़्यादा ताकत मिली है। अभी फील्ड मार्शल क्योंकि वहाँ मौजूद हैं, इस वजह से वो वहाँ IRGC की कमांड से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कमांड से, उनके इंटेलिजेंस चीफ से, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से और दीगर से, जिसमें सदर मसूद पज़ेश्कियान, और मेरा ख्याल है कि आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी साहब से भी उनकी मुलाकात मुतवक्का है। उसकी वजह यह है कि फाइनल डिसीजन लाइज विद हिम। और मेरे ख्याल है कि जो सदर मसूद पज़ेश्कियान का जो कंसर्न है, वो डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान एक बड़े समझदार आदमी हैं, और नेचुरली वो जो बढ़ते हुए पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं उनको वो लेके चल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब रोटी नहीं होगी घर में, आप जब बच्चे पूछेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब जो शहीद हो चुके हैं, उनका एक बहुत बड़ा विज़न था, लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत थी, लोगों ने अकीदत दिखाई, लेकिन ज़ाहिर है कितने दिन आप भूख प्यास और अफलास के अंदर गुजार सकते हैं। तो ये भी कंसर्न्स हैं जो कि सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब के हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर हुआ करता है, लेकिन वो एक पेज पे हैं, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर वो एक पेज पे ना हो तो उनको तो दुनिया जीने नहीं देगी। ये बात उन्होंने मेरे ख्याल में थ्रू हार्ड वे सीखी है। और जहाँ तक अमेरिकन सैंक्शंस की बात है, देखिए अमेरिकन पाबंदियाँ तो माजी में भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकें, लेकिन अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि जो उसने मुआहदात किए हैं, ख़ास तौर पे जो अमेरिका ने उसके पैसे अदा करने हैं, जो $300 बिलियन
बिलियन डॉलर देना है, जो कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि शायद अब बढ़ चुका होगा क्योंकि जंग दोबारा शुरू हुई थी। उसके बाद जो है वो उन्होंने जो उनके फ्रोज़न एसेट्स हैं वो उनको वापस करने हैं। अमेरिका ये चाहता है कि चित भी मेरी और पट भी मेरा, ये मुमकिन नहीं होगा। अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि उनके पास आर्म ट्विस्टिंग का एक बहाना है, जो कि ख़ास तौर पे अरब ममालिक का एक जो रीजन में मौजूद हैं, जो कि अमेरिका के एलाइज भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं अमेरिका के अंदर। 3.3 ट्रिलियन डॉलर के उन्होंने मुआहदात भी उनके साथ अमेरिका के साथ किए हैं। लेकिन गल्फ़ का भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, और वो ये है कि उनकी जो 4 बुनियादी इंडस्ट्रीज़ थी जिनके ऊपर वो चल रहे थे, हॉस्पिटैलिटी की, टूरिज़्म की, एविएशन की और उनकी दीगर जो इंडस्ट्रीज़ थी, ऑयल की प्रोडक्शन और गैस की प्रोडक्शन, वो भी बुरी तरीके से मुतासर हुई है। और अब वहाँ के लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी हुकूमतों पे दबाव डाल रहे हैं कि हम एक ऐसे फ्यूड के अंदर अपने आप को क्यों डाल रहे हैं जो कि अमेरिका का है। एंड वक्त ने साबित किया है कि अमेरिका उनको दिफाई शील्ड फराहम नहीं कर पाया। बिल्कुल, ये वक्त ने साबित किया है अब्दुल्ला साहब, और अमेरिका इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। अब अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि चीन की हिमायत के बगैर, चीन को एतमाद में लिए बगैर ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान पर मौशी पाबंदियाँ आयद कर दी जाएं, क्योंकि ईरान का जो 90% तेल है उसका ख़रीदार तो चीन है। तो ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने भी हमने देखा गुज़श्ता हफ्ते चीन का दौरा किया है। आपको चीन का क्या स्टांस नज़र आता है इन फ्यूचर? देखिए, चीन का स्टांस पिछले कुछ सालों से बहुत ही मेरे ख्याल में अनप्रेडिक्टेबल रहा। क्योंकि जिस तरीके से सीरिया जंग के अंदर रूस के साथ चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर आके खड़ा हो गया था और अमेरिका वहाँ मौजूद था और फिर अमेरिका को वहाँ से भागना पड़ा था, तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त और था। और उसके बाद जो एग्रेसिव एटीट्यूड था वो चाइना ने ख़त्म कर दिया। और जब गज़ा के अंदर सूरत हाल ख़राब होना शुरू हुई 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, तो फिर चाइना का यही सोचा जा रहा था कि चाइना कोई बढ़कर स्टांस लेगा, लेकिन चाइना ने फ़िलहाल ऐसा कोई किरदार अदा नहीं किया। हाउएवर आई बिलीव कि चाइना जो है वो उसके जो इंटरेस्ट हैं वो रीजन के अंदर, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट और गल्फ़ के एरियाज़ के अंदर वो बहुत अहम तरीन है। और अगर ईरान को डिस्टेबलाइज़ किया जाता है तो ये पूरा रीजन डिस्टेबलाइज़ हो जाएगा, जैसे कि आपने देख ही लिया है। इसलिए चाइना जो है वो खामोश डिप्लोमेसी के ज़रिए ये कर सकता है कि वो, जैसे पहले उसने कहा था कि जी हम आपकी पाबंदियों को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन फिर जो अब रिपोर्ट्स आई हैं वो 2 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। एक ये कहती है कि 1.8 मिलियन पर डे ईरान से वो ख़रीद रहे हैं, जबकि दूसरी रिपोर्ट कहती है कि चाइना ने ज़ीरो जो है वो उनसे कर दिया है, जो तरसीलात हैं वो ज़ीरो पे ले आए हैं। अब इस उनकी टी पॉट रिफाइनरीज हैं चाइना के अंदर जो कि ईरानी तेल ख़रीदा करती थीं, वो फ़िलहाल तो इस टाइम पे फंक्शन नहीं कर रही, वो रूसी तेल से ख़रीद रही हैं। बल्कि वो रूस का वो तेल जो पहले वो यूरोप के पोर्ट्स के लिए जाया करता था वो भी डाइवर्ट है चाइना की जानिब, जिससे ज़ाहिर है इंडिया को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। दूसरी तरफ जो है वो चाइना का एक इस रीजन के अंदर सी पैक भी है उनका। बिल्कुल चाइना जो है वो किसी भी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा, किसी भी तनाज़े में उलझना नहीं चाह रहा, और जो उसकी मैशत पे वो फोकस किए हुए है। और हम देख रहे हैं कि बैक एंड पे सपोर्ट तो कर देता है लेकिन खुलकर कभी भी सामने नहीं आता। तो अब देखते हैं कि चाइना इस मामले में क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि अगर ईरान की आर्म ट्विस्टिंग करनी है तो फिर जो चीन ईरान से तेल खरीद रहा है जो कि 90% बनता है ईरान का, उस पर चीन को कन्विंस करना पड़ेगा अमेरिका को, फिर ही जाकर जो है वो कोई पाबंदी आयद हो सकती है। अदरवाइज़ हम देख रहे हैं कि ईरान भी मौशी पाबंदियों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहा है, और वो कह रहा है कि जिस तरह से हमने अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया था, अब अगर मौशी पाबंदियों में जो ममालिक अमेरिका का साथ देंगे हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उन पर भी हमले करेंगे। बिल्कुल, और ये तो हमने पहले भी देखा है एयर बेसिस के हवाले से। अगर देख लें अमेरिका की एयर बेसिस जहाँ जहाँ मौजूद थी, उन्होंने कहा था कि हम टारगेट करेंगे, तो वाज़े तौर पर हर किसी के अज़ाइम नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा एक रोशनी है, और वी होप कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये लोग मुज़ाकरात की तरफ आएँ और खित्ते में अमन हो। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। ज़िंदगी में कामयाबी कभी प्लेट में रखकर हासिल नहीं होती, इसके पीछे सालों की जिद्दोजहद है और गिरकर संभलने की हिम्मत भी और हालात को बदलने का पुख्ता इरादा होता है। आज के डिजिटल दौर में माली खुद मुख्तारी हासिल करने के कई रास्ते खुल चुके हैं।
जिनमें से एक फॉरेक्स ट्रेडिंग है। लेकिन सवाल ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है और एक कामयाब ट्रेडर कैसे बना जा सकता है? जी बिल्कुल, और ये सबका बहुत बड़ा सवाल है और हम भी जानना चाहते हैं। और कुछ लोग तो इसे रातों रात अमीर होने का सबसे आसान और कामयाब फॉर्मूला भी कहते हैं। ये वाकई रातों रात अमीर बनने का खेल है या फिर एक बाकायदा फील्ड जिसके लिए इल्म, तकनीक और सब्र दरकार होता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सपर्ट एडवोकेट मुस्तंसर, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की और आज जिस मकाम पर पहुंचे और अपनी लगन से जी फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में अपनी पहचान भी बनाई है। तो मुस्तंसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा बताइएगा, कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है यहाँ तक पहुँचने के लिए? और अव्वल तो ये जो रातों रात अमीर होने वाला फार्मूला है, क्या ये ऐसा ही है? फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि रातों रात अमीर हुआ जाए। बेसिकली एक स्किल है। ठीक है, जब आप इसे सीख जाएंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी। तो अगर आप सीखेंगे नहीं तो ज़िंदगी की दौड़ में बाकी जिस तरह जैसा कि स्कूलिंग है, फर्दर चीज़ें हैं, बच्चे जाते तो हैं बट फेलियर की भी लिस्ट है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, कुछ फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जो लर्न करेंगे वो बेसिकली अर्न करेंगे, फिर पैसा इतना बनाएंगे कि मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर मेरे जैसा बंदा यहाँ तक आ सकता है तो फिर कोई भी आ सकता है। अच्छा मुस्तंसर, अगर हम देखें तो आप पेशे के एतबार से वैसे तो वकील हैं, ठीक है, आपको इस काम की फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ कौन लेकर आया? किसी की गाइडलाइन थी या आपकी अपनी लगन थी और आपने खुद इस पे काम किया, मेहनत की, इसको सीखा और फिर आप इस पे आए? 2016 से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है, क्योंकि 2016 से मैंने घर से बाहर निकला हूँ, कॉलेज की दुनिया में आया हूँ। तो फिर ऐसे ही एक जैसे कि फ्रेंड सर्कल होता है, बस एक कहते हैं कि कर लो, बस एक अच्छी चीज़ है तो कर लिया। अच्छा, तो वहाँ से लेके चीज़ें फिर डेफिनेटली चलती आई। मेरे ख्याल से अगर हमारा बैच था 103 लोगों का तो हम 50 प्लस लोग काम कर रहे थे। तो उन 50 प्लस में से आज मुझे लगता है कि मैं ही खड़ा हूँ, बाकी तो नज़र नहीं आ रहे। उसकी क्या वजह है? क्या कंसिस्टेंट नहीं थे वो इस सिलसिले में? क्या वजह क्या बनी? वही जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो अर्न नहीं करेंगे। ओके, तो उन्होंने सीखना छोड़ दिया कह लें, या सीख के स्टार्ट नहीं किया। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने भी सीख के स्टार्ट नहीं किया था। ठीक, मैंने भी ऐसे ही किया था, छोटे छोटे मल्टीपल लॉसेस हुए, मगर उन लॉसेस करने के बावजूद मैं जुटा रहा, लगा रहा और आज इस स्टेज अच्छा, पे। तो कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां इंसान टूट जाता है कि वो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, अब मैंने इस रास्ते पर नहीं जाना? बहुत बार ऐसा भी फील होता है इंसान को। जो मिडलमैन से लोअर मिडलमैन होता है ना, उसके लिए जो 200-500 होता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है जी। मैं अक्सरियत अपनी टीम को कहता हूँ कि मेरे लिए बड़े लॉस 1-2 लाख डॉलर नहीं है। मेरे लिए बड़े उस वक़्त के 500,000 रुपये थे जो मैं बड़ी मुश्किल से अपने फादर से लेता था। ठीक है, तो एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल दफ़ा मैंने अपने दोस्तों से, वालिद से वही 200-500 लिए और उसका जब लॉस करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है। बट फिर कोई इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सामने आती थी किसी ट्रेडर की, तो मुझे लगता था कि अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। तो 2021 के बाद, 21 के बाद चीज़ें किस तरह चेंज हुई मुझे भी नहीं पता चला। बिल्कुल मुस्तंसर, आप सही कहते हैं कि मुसलसल सीखते रहना बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं आप कैम्ब्रिज से भी डिग्री हासिल कर लेना तो वो उसकी भी प्रैक्टिकल वैल्यू 5 साल रहेगी, उसके बाद आपकी डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, आपको नए स्किल सीखने पड़ेंगे, आना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग की तरफ। ज़रा ये भी गाइड करें हमारे देखने वालों को, कोई अगर ट्रेडिंग सीखना चाह रहा है, आना चाह रहा है इस फील्ड के अंदर, क्या करना होगा उसे? किस तरह से वो जो है वो इस फील्ड के अंदर आ सकता है और अपनी किस्मत आजमा सकता है? बेसिकली मैं समझता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त स्कोप नहीं था। अच्छा। अब मल्टीपल ट्रेडिंग सेंटर हैं, मल्टीपल ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन सिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लर्न करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा मेरी एकेडमी ज्वाइन करे, नहीं, मल्टीपल एकेडमीज़ हैं। यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। डेफिनेटली अगर आप पे नहीं कर सकते तो फ्री में कोर्सेज यूट्यूब पे इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं। बट मैं समझता हूँ फिज़िकल चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाती हैं। बट इस वक्त तो एकेडमीज समझाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि इनको
लर्निंग करनी चाहिए, अच्छा, स्टार्ट लर्न तो करना चाहिए। ऐसे में बहुत ज़्यादा स्कैम भी है इस चीज़ में, हर कोई तो सिखाने वाला है। वो कहते हैं ना, बस सोशल मीडिया आप खोलेंगे, आपको कोई ना कोई बैठा है, कोई अनट्रेंड बंदा भी है, वो भी ट्रेडिंग सिखा रहा है, तो कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? ट्रेडिंग भी सिखा रहा है, बिटकॉइन भी सिखा रहा है, ई-कॉमर्स भी सिखा रहा है, अमेज़न भी सिखा रहा है, भी है और फैशन भी सिखा रहा है। अच्छा, जब आप इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो हर तरह के लोग होते हैं। आपके साथ एक दफ़ा स्कैम होगा, 2 दफ़ा स्कैम होगा, करवा लें, कोई बात नहीं। जिंदगी की जमा पूंजी लुटा करवा लें। मैं एक चीज़ कहता हूँ, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपको ऐसे नहीं मिलेगा। सही। ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लेने के लिए, आपको कामयाब होने के लिए बादाम नहीं धोके खाएं। हाँ, इन लोगों के हाथ से गुजरना पड़ेगा एक दफ़ा। जब तक इन लोगों के हाथ से नहीं गुजरेंगे, हो सकता है ज़िंदगी में आपको कोई बड़े लेवल का चीट करे जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएं। बस इतना अमीर धोखा खाना चाहती हूँ मैं कि इतने पैसे होंगे मैं धोखा खाऊं, मुझे फर्क भी ना पड़े। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। सही, जबरदस्त, ठीक है। इन चीज़ों से तो आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और हमें ये भी बताएं कि कोई चले अगर कोर्स भी करना शुरू कर देता है किसी एकेडमी से, कितना वक्त दरकार होता है और कब तक कितने पैसे आपको चाहिए होते हैं इस काम को शुरू करने के लिए, सीखने के बाद? अगर आप बेसिक लर्न कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ बेसिक लर्न करते हैं कि अकाउंट किस तरह बनाना है, आपको ट्रेड किस तरह करना है, बट फिर भी आपको स्टार्ट करने के लिए आपको कोई 20 से $50 तो चाहिए। आप इस तरह कह सकते हैं 5,000 से लेके 10,000 तो आपको इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए इतने पैसे तो दरकार हैं। ठीक है। अच्छा, उस ट्रेड करने से फिर कितने आपके बन सकते हैं? क्योंकि स्टार्ट में मैंने देखा है ज़्यादा मैक्सिमम लोग नुकसान ही उठाते, तो ऐसी क्या गलती करते हैं? क्या वो लालच, समुद्र में छोटी मछलियां खा जाती हैं? तो क्या लालच बहुत मतलब जल्दी गेन करने के चक्कर में होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इतने पैसे आपने जो 5 से 10,000 लेके जा रहे हैं, आपने पैसे कमाने की नीयत में नहीं लेके जाना। ठीक है। अच्छा, आपने बेसिकली सीखने की नीयत में कि है मैं इन पैसों से सीख जाऊंगा, अगर लॉस होगा भी तो मैं मार्केट को मैं जान जाऊंगा कि बेसिकली मार्केट किस तरह बिहेव करती है। तो वक्त के साथ साथ ये है कि पैसा बनाना, मैं अक्सरियत कहता हूँ, चले लक एक साइड पे है, बट ये एक स्किल है। मैं कहता हूँ नॉट अ कैंडल्स, ये बेसिकली एक लैंग्वेज है। तो ये जब आप सीख जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। बिल्कुल, आप देखने वालों के लिए मोटिवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी वो आपसे ले रहे हैं। हमें ये बताएं कि कितना गवाया, कितना कमाया आज तक? अगर जैसा कि मैंने पहले बोला है कि मेरी ज़िंदगी के जो लॉसेस हैं वो बहुत बड़े लॉसेस आज के लॉसेस के मुताबिक नहीं है। आज मुझे हो सकता है 50 लाख 1 करोड़ मुझे चुभता ना हो, ठीक है, अगर लॉस हो भी जाए, मगर उस वक़्त का 2016 से लेके जब तक अभी तक उस वक़्त का 500,000 मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि घर से मुझे 30 से 50 रुपए मिलते थे। ठीक है, अगर मैं 1 वीक 2 वीक के पैसे जोड़ के ट्रेडिंग में लगाता था तो वो मेरे लिए ज़्यादा पेनफुल थे जब वो चले जाते थे। और आज तो माशाल्लाह, चलिए, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि फील भी ना हो आपको, वाकई नुकसान ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर लेट्स सपोज कोई इस फील्ड में आना चाहता है, तो ये फुल टाइम करियर है या पार्ट टाइम इसको रखे? अदरवाइज बहुत सारे हमने ऐसे भी देखे हैं, स्टडी छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस एक मोबाइल पे लगे रहते हैं और ट्रेडिंग देखते रहते हैं, मतलब उनको खाना पीना भी भूल जाता है, दिन रात एक की होती है, उन्होंने सोते भी नहीं है। क्या ऐसे ही होता है इस फील्ड में? देखिए, इसमें भी पार्ट होते हैं। जब आप ट्रेडिंग की फील्ड में कदम रखते हैं नया तो आपको अपनी तमाम चीज़ों को साथ लेके चलना है। इसको इतना कम टाइम देना है कि आपको अपने बाकी के काम आपके डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, वो चलते रहें और ये चीज़ आप लर्न करते रहें। फिर जब आपको पता चले कि हाँ मेरी स्किल्स बहुत बेहतर हो गई हैं, तो फिर आप प्रोफेशनली इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। अब मुझे आप कोई टिप दे दे। मैंने मैंने $100 रखा हुआ बैग में और ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ ठीक है, इससे मैं कितने बना सकती हूँ? हाँ, आप इससे डेली बेस पे अगर $2 बनाएंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ ऐसा वक्त नहीं आएगा कि जो आपको नींद ना आए। अच्छा, ठीक है, $2 जाएंगे तो आपको सुकून की नींद आ सकती है, बट उस $2 से आप बहुत कुछ सीखेंगे मार्केट से कि अगर ये नुकसान हुआ तो हुआ कैसे। जबरदस्त। अच्छा मुस्तनसर, हमें आखिर में ये बता दें कि आज पाकिस्तान का नौजवान हम देखते हैं अपने मौशी हालात से बहुत परेशान है। यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो दाखिलों की शरह जो है वो कम हो चुकी है। वो कहते हैं इतनी महंगी डिग्रीज लेके फिर जॉब भी उस तरह से नहीं मिलती हैं। तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी भी है नौजवानों में। उन लोगों को, यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मुश्किल हालात में हैं और सरवाइव कर रहे हैं और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हमारे लोगों का कोई कसूर नहीं है। असल उनको गाइड नहीं किया जा रहा, उनको बताया नहीं जा रहा कि असल में सीखना क्या चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम नो डाउट जिस तरह के भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं,
मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा, बट रियलिटी ये है कि हमें बेसिकली पता ही नहीं हमें करना क्या है। अगर कोई ये बता दे कि हमें करना क्या है, मुझे यकीन है जो मेरी एक वक्त में सोच होती थी कि काम मिले मैं दिन रात कर दूंगा हालात चेंज करने के लिए, हमारे लोग हालात चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्शन नहीं है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट बताया। बहुत शुक्रिया मुस्तनसर हमें ज्वाइन करने के लिए। और यकीनन मुस्तनसर जैसे जो है वो मिसाल हैं, और आप लोग भी अगर इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो बहुत सारी, अगर आप अकेडमीज की फीस जो है देखें, उधर कोई नहीं है, आप कहेंगे फीस नहीं है हमारे पास, एक बात मुझे यूट्यूब बहुत पे अच्छी वीडियोस है, लगी वहां कि से भी उधर सीख सकता है। अर्न करना है तो लर्न करना भी सीखें। तो पहले आप लर्न करेंगे तो ही, मतलब कोई रातों रात कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे और रातों रात आप कमा के बहुत अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है और फिर स्ट्रगल करके इस मकाम तक पहुंचना पड़ता है। तो आप भी मेहनत करें, स्ट्रगल करें और अच्छे से ट्रेडिंग करें, स्कैम का हिस्सा ना बने। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक ऑन द शो। और प्रोग्राम में अब जी आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की ऑटो मार्केट से एक इंतहाई अहम और हैरानकुन खबर सामने आई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में ऑटो फाइनेंसिंग तारीख की बुलंद तरीन सतह 386 अरब रुपए पर पहुंच गई और गुज़श्ता साल जुलाई के 286 अरब रुपए के मुकाबले में इस साल जुलाई में 35% से ज़ायद का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और एक तरफ जहां आम शहरी के लिए महंगी गाड़ी खरीदना नामुमकिन नज़र आता है, वहीं बैंकों से एक साथ पर गाड़ियां लेने के रुझान में ये रिकॉर्ड इजाफा कई अहम सवालात उठाता है उज़ैर। और माहम, सबसे बुनियादी सवाल ये कि क्या गाड़ियों की कीमतों में इजाफे की वजह से बैंक लोन्स का हुजम बढ़ा है या वाकई लोग ज़्यादा गाड़ियां खरीदने की तरफ राग़िब हुए हैं? मौजूदा मौशी सूरत हाल, शरह सूद और बैंकों की सख्त शराइत पर क्या किस्तों पर गाड़ी लेना एक दानिशमंदाना फैसला है या ये आम खरीदार के लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है? नकद रकम पर गाड़ी खरीदना बेहतर है इस वक्त या फिर बैंक फाइनेंसिंग का रास्ता आपको अपनाना चाहिए? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए, बल्कि माहिराना राय लेने के लिए रेलेवेंट गेस्ट नहीं हो सकता, एक्स बैंकर हैं और ऑटो एक्सपर्ट हैं सोलिया हसन साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सोलिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सोलिया, वालेकुम अस्सलाम। हमें बताइए कि ये जो फाइनेंसिंग का 386 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना है, क्या गाड़ियों की हकीकी फ़रोख्त में इजाफा हुआ है या महज हम देखें ये गाड़ियों की कीमतें बढ़ने की वजह से? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगैन। स्टार्ट करूंगी इस बात से, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो हम देखें, हालांकि हमारा काइबोर को बहुत नीचे नहीं गया, हम सिंगल डिजिट में भी रहे हैं आज से, अगर आप 6-8 महीने पहले देखें, लेकिन तब भी गाड़ियों का रुझान इतना नहीं था क्योंकि एक ऑटो पॉलिसी इंटैक्ट थी। इसके 3-4 रीजंस हैं। सबसे पहले कि लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इससे नीचे अभी काइबोर ने नहीं जाना। काइबोर वो मिनिमम रेट होता है बेसिक, जिस पर बैंक्स आपस में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो काइबोर प्लस समथिंग होता है। जो प्लस समथिंग होता है 2%, 3%, वो बैंक अपनी स्पेसिफिकली सर्विसेज के चार्जेस लेता है। तो आज के टाइम में जो ऑटो में हम काइबोर काउंट करते हैं वो 1 साल का काइबोर होता है मिनिमम, तो 11.45 इस वक्त हुआ हुआ। उसमें आप ऐड कर लें बैंक की अपनी परसेंटेज, तो वो 3 to 4% है। अगर आप कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर SME डिपार्टमेंट में चले जाएं तो 1 से 1.5 से 2% पर भी बैंक कर देता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल की बात करें, देखें हमारे पास 2 किस्म के मेन बायर्स होते हैं मार्केट में। एक हमारा कॉर्पोरेट बायर होता है जो कि अपने लोगों को, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को गाड़ियाँ दी हुई होती हैं फर्म्स ने, और दूसरा होता है जो इंडिविजुअल होता है। अगर अभी आप सकत देखें, होल्डिंग पावर देखें पैसे की, तो वो कॉर्पोरेट के पास होती है। कॉर्पोरेट ने अपना फ्यूल वगैरह एक्सपेंसेस अब आजकल नीचे करने हैं, तो वो फॉरेन इलेक्ट्रिक या PHEVs के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। एक तो ये रीज़न है कि गाड़ी का नंबर ऊपर हो रहा है। सेकेंडली, लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मरते क्या ना करते, अब इस रेट ने मजीद नीचे नहीं आना। देखिए, पाकिस्तान में कोई चीज़ ऊपर गई है वो नीचे तो कभी नहीं आने। ठीक है, अगर आई भी है तो इतनी मिनिमल नीचे आई है कि उसका कोई फायदा नहीं है, और ऊपर अगर उसने हाई किया, शूट किया, तो वो इतनी हाई शूट कर गई है कि फिर वो जो उम्मीद है ना कि मजीद नीचे आएगा, वो टूट ही गई है। इंटरेस्ट रेट भी ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। तो लोगों ने एक तो ये किया कि उनको अब इंतजार कर करके ऑटो पॉलिसी आजकल इतनी लेट, हमारी हिस्ट्री में कभी ऑटो पॉलिसी नहीं हुई। देखिए, अनसर्टेनिटी की फिजा है ना, एकदम से जो इतना ज्यादा गाड़ियों का हाइप क्रिएट हुआ, वो इसलिए हुआ कि लोगों को था यार जून जुलाई में ऑटो पॉलिसी आ जाएगी, पता नहीं कितना टैक्स और लग जाएगा, तो यार गाड़ियां खरीद लो। वो गाड़ियां एकदम से खरीदी तो ईयर ऑन ईयर का पूरा नंबर ऊपर चला गया, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर जुलाई में खत्म होना था।
या जून के एंड में हमने इसको काउंट करना था। उसके बाद जब लोगों ने ये देखा कि अब पॉलिसी भी नहीं आ रही, अगर आप देखेंगे एक डिप भी है 2 महीने का, जून जुलाई, जून के एंड एंड जुलाई का स्टार्ट और जुलाई का जितना मंथ था उसमें डिप है, मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो काफी डिप है। लेकिन ओवरऑल अब लोगों ने गाड़ियां लेनी है, आपके पास इतने ज्यादा OEMs आ गए हैं मार्केट में, इतना रश है, मशरूम ग्रोथ हो गया, गाड़ियों की चॉइसेस भी हैं। कॉर्पोरेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक में जा रहे हैं ताकि उनके फ्यूल के कॉस्ट कम हो, तो उन्होंने एकदम से गाड़ियां खरीदनी है। वो वाली बात कोई नहीं कर रहा जो नीचे जो कचरा है, अब जो जिसने बिकना है। तो जो गाड़ी आपकी 2 साल से पुरानी है, एक उसकी मार्केट क्रिएट हो रही है, और वो गाड़ी जो ब्रांड न्यू है, जो 1 से 2 साल चली हुई गाड़ी है ना, उसकी मार्केट तो 20-20 साल पुरानी गाड़ियों के खरीदार बैठे हुए हैं, आज तक वो तो चले बैठे हुए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये सारा कुछ हो कैसे रहा है? जैसे देखें ना, 1 साल के अंदर हम देखते हैं ऑटो लोन्स में इतना इजाफा भी हो गया है, फिर शरह सूद भी मुसलसल हम देख रहे हैं बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, ये कैसे फिर मुमकिन हो? देखें, एक सर्कल होता है। अब आप कहें कि यार गाड़ी की मार्केट बढ़ गई है लेकिन हम बड़ी गरीब कौम है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सबके लाइफस्टाइल्स, जो कल बाइक पर था आज वो कम से कम छोटी ऑल्टो तक पहुंच चुका है, जो ऑल्टो पर था वो आगे किसी डिग्गी की सिटी या यारिस के ऊपर पहुंच चुका है, या जो मजीद अब नई छोटी गाड़ियां आ रही हैं। सो अपग्रेडेशन एक ओवरऑल लाइफस्टाइल में है। चाइना ने हमारी मार्केट में इतना माल फेंक दिया है, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ ही जो हमारी एक सोशल रेस है ना, मैं स्कूल में बच्चे को पढ़ा दूं, ये गाड़ी मैं चला लूं, ये घर मैं ले लूं, तो ये सब कुछ करने के लिए बैंक्स का सिस्टम एकदम से चलना पड़ गया, क्योंकि कैश हार्ड कैश हर किसी के पास नहीं होता हर वक्त। सो व्हाट दे डू इज वो अपनी चंक्स में तोड़ देते हैं पेमेंट्स को। हालांकि इंटरेस्ट रेट अगर आप मिलाएंगे तो एक छोटी से छोटी 50 लाख की गाड़ी पर 4 से 5 लाख सूद उसको देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट। अब ये डिपेंड करता है कि आप सारे पैसे एक जगह इंगेज कर दें और एक एसेट आप बना लें, लेकिन उस एसेट की अब प्राइस जिस तरह होता था ना कि मैंने 2020 में गाड़ी ली तो 2022 में वो उससे भी महंगी बिक गई, ऐसा अब कुछ नहीं होगा। नाउ द मार्केट हैज टिल्टेड। मैंने लास्ट भी प्रोग्राम में अभी पिछले दिनों इतना चल रहा था गाड़ियों की प्राइस कम हो रही है, आपसे मैंने क्या कहा था, प्राइस नहीं कम हो रही, ठीक है। आपकी पेश कोई दुरुस्ती हो नहीं सकता ना। हिस्ट्री क्या मुताला पाकिस्तान थोड़ी होता है, इट्स लेसन। आप उससे लेसन पकड़े और फोरकास्ट करें अपने फ्यूचर को। एक मुल्क जिसकी सारी तारीख ही उस चीज पर मबनी है, आज होने वाला क्या है, जिन्होंने गाड़ियां इस नियत से ली थी कि शायद महंगी हो जाएंगी, अब वो सस्ती बिकेंगी या फिर उस कीमत पे भी बिक जाए तो गनीमत है। देखें, लालच जो है ना वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, होगा ये। देखिए, जिन लोगों ने इस चीज पर गाड़ी ली थी कि हम महंगी बेचेंगे, वो तो क्रैश करेंगे, ठीक है ना। वो उनको गाड़ी अगर उस रेट पर भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे थोड़ी सी नीचे मिले तो अभी अपने पैसे कर लें, वरना इससे भी नीचे चली जाएगी। बिकॉज जिन्होंने इस मकसद से गाड़ी लिया, मैंने जैसे अभी बताया कि 1 से 2 साल पुरानी गाड़ी जो है, या 1 साल के या 2 साल के बैकेट में जो भी गाड़ी है, 6 महीने पुरानी है, 3 महीने पुरानी है, उसकी प्राइस गिर गई है क्योंकि उसी प्राइस में नई कंपनी एक और गाड़ी दे रही है। वन सेकेंडली, अब कंपनीज खुद भी बैंक का बिजनेस खींच रही हैं। कैसे खींच रही है, ये तो वो आप नंबर्स बता रहे हैं जो बैंक से फाइनेंसिंग हो रही है। जो वो नंबर्स हैं जो कंपनीज खुद इजी मंथली इंस्टॉलमेंट EMIs पर गाड़ियां दे रहे हैं, उसका क्या? कंपनीज डायरेक्ट मार्केट में जा रही हैं 0% इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट रेट 0 है कंपनीज का, सिर्फ चार्जेस लेते हैं। अब देखिए, बैंक के ना हिडन चार्जेस बहुत सारे होते हैं। आज मैं गाड़ी लेने जाती हूँ, पहले तो पेपर वर्क मुझे थका देगा, पहले तो मैं उससे जिचूंगी, उसके बाद क्या करेंगे ये लोग कि मुझे प्रोसेसिंग चार्जेस अलग लेंगे, फिर उसके बाद मुझसे इंश्योरेंस अलग लेंगे, फिर मुझे ट्रैकिंग की सर्विसेज के पैसे, और सारे हाई रेट्स होते हैं। आम अगर आप मैं वो इसी ट्रैकिंग कंपनी से डायरेक्टली जाकर लूंगी तो शायद मुझे 1.5 पर मिल जाए, बैंक से लूंगी तो मुझे 2%, 2.5 से नीचे नहीं मिलेगी ट्रैकिंग और इंश्योरेंस। उसके अलावा अगर मैं डायरेक्ट कंपनी से लेती हूँ तो कंपनी की डीलरशिप इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कि मेरी गाड़ी का कोई मसला हो गया है तो वो फौरन मुझे रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि उसको बिजनेस मिलेगा ना मेरे उधर जाने से। बैंक फैसिलिटेट करने के लिए या इरिटेट करने के लिए मिला जुला रुझान है ये उन लोगों के लिए। देखिए, फॉर अ रेगुलर यूजर आपने यू वांट टू अपग्रेड, आपके पास एक साथ पैसे नहीं है और आप ये सोचते हैं कि यार कॉस्ट ऑफ कीपिंग दैट मनी विद यू इज हायर देन गेटिंग अ लोन, तो फिर आप खरीद लें। अगर आपके पास कॉर्पोरेट है तो आपने जो कार्ड 200-300 लीटर का दिया हुआ है पेट्रोल का, उसके ऊपर 1/4 की तो आप बैंक से जरा बाहर आ चुकी हैं, हमारे देखने वालों को बता दें कि अगर वो लीज करवाने के लिए जा रहे हैं तो किन चीज़ों पर उन्होंने नज़र रखनी है कि
ये बैंक के हिडन चार्जेस हैं और इससे आपने किस तरह से बचना है? 2-3 चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है। नंबर 1, आप उनसे निगोशिएट करें कि जो आप मुझसे प्रोसेसिंग चार्जेस ले रहे हैं उसके ऊपर कोई मुझे रिबेट दें। मैं आपका कस्टमर हूँ, आप कस्टमर हैं, आप इम्पोर्टेंट हैं बैंक के लिए। बेशक बैंक बहुत बड़ा है, लेकिन हर बैंक की जो बेसिक है ना, जो करोड़ रुपए है वो एक आना ही है और वो आपसे ही आ रहा है। जी ठीक है, तो उसकी बेस वो है नंबर 1। नंबर 2, जब आपने फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे आ गए और आपने टर्मिनेट करना है जल्दी लोन को उसके टाइम पीरियड से पहले, तो उनके साथ कोई ऐसी एडजस्टमेंट करें कि उनसे कहें कि जी अगर मैं टाइम से पहले लोन को टर्मिनेट करता हूँ या करती हूँ तो जो आप मेरे ऊपर जुर्माना लेंगे वो क्या होगा। दीज थिंग्स दे हैव टू बी वेरी क्लियर इन एवरीबडीज हेड, बिकॉज आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, बैंक जो है आपके अम्मा अब्बा नहीं है, वो अपने मार्जिन्स के साथ आपको देगा। उनकी फैसिलिटेशन का आपको फायदा यह है कि आज पूरे पैसे नहीं है, जो पैसे आपने फंसा देने एक जगह जिसकी बाद में रीसेल भी नहीं है, तो एक तरीके से ये बेहतर है अगर आप हैं कह लें कि 80 से करोड़ की गाड़ी के बीच में, इट इज गुड कि आप बैंक से जाकर फाइनेंसिंग कराएं, क्योंकि जो आप 5 साल के ऊपर उधार उतारेंगे, ठीक है, तो वो आपको फायदा रहेगा, वो साथ के साथ आप उतार देंगे। और जब आपकी गाड़ी बिकनी है तो तब तक के लिए आप उसकी यूटिलिटी इतनी कर चुके होंगे कि आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 50 लाख और उससे नीचे की गाड़ी लेनी है और आप कॉर्पोरेट नहीं हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, कोशिश करें पैसे जमा करें। और बैंक में जब भी आप जाएं तो डाउन पेमेंट मैक्सिमम यानी कि दोनों सोल्यूशन आपने बता दिए। बहुत शुक्रिया सालिया आपके वक्त का। और वाकई जी अब जो कैश में लेना चाहते हैं उनको भी पता चल गया होगा और जो बैंक से लेना चाहते हैं उनको भी आइडिया हो गया होगा कि किस अमाउंट में आप जा सकते हैं। तो बेहतर डील करें और सोचें अपने लिए क्या फायदा आपने लेना है। इतनी चाइनीज गाड़ियां आ गई हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा इस वक्त आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने देखना है कि फीचर्स या फिर रिलायबिलिटी, ये फैसला आपने खुद करना है। जरा सोच लीजिए। हम तब तक ब्रेक से वापस आते हैं। Stay with us. वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट की। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के हाथों एक इनिंग्स और 103 रन की शर्मनाक शिकस्त के बाद शदीद तनकीद की जद में और बरतानवी मीडिया और साबिक क्रिकेटर्स ने इस टीम को गुज़श्ता 50 साल के दौरान इंग्लैंड आने वाली पाकिस्तान की सबसे कमज़ोर और बेजान टीम करार दिया, जो कि बिल्कुल ठीक है। और जहां 10 साल पहले यानी अगस्त 2016 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 2-2 से बराबर करके टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी, वहीं आज अगस्त 2026 में पाकिस्तान न सिर्फ टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर तक गिर चुका है, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे आखिरी 9वें नंबर पर पहुंच गया उज़ैर। और वहाँ सबसे तशवीशनाक बात ये कि क्रिकेटर्स और बोर्ड में अब हार का कोई दुख या शर्मिंदगी भी नजर नहीं आती। T20 क्रिकेट का बढ़ता हुआ गलबा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का जवाल, फास्ट बॉलर्स में रफ्तार और फिटनेस की शदीद कमी और ड्रेसिंग रूम का साथ ही साथ गैर संजीदा रवैया, क्या ये सब इशारा दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का निज़ाम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका है? इन तमाम तल्ख सवाल पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की असल वजूहात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान साहब आपके वक्त का। वेलकम डॉक्टर साहब। वैसे तो मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन भी है PCB के, गवर्नमेंट को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्रिकेट के मैदान में जो PCB का सिस्टम है ये ज़्यादा कोलैप्स कर चुका हुआ? देखें, सबसे पहले तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू जी, दोनों को मेरी तरफ से सलाम। जहाँ तक आपने सिस्टम की बात की, अगर शायद आपने फॉलो किया हो फॉर द लास्ट 8-9 ईयर्स, हम लोग यही कह रहे थे कि जब से मॉडर्न क्रिकेट की तरफ डेवलप टीम्स ने शिफ्ट किया तो हम जो हैं हम पुरानी कन्वेंशनल वैल्यूज पे रह गए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो प्रॉब्लम था वो हमेशा से ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हमें कभी समझ नहीं आई कि वो कॉर्पोरेट था, सेमी कॉर्पोरेट था, सेमी ऑटोनमस था, गवर्नमेंट की बॉडी थी, कम्प्लीटली प्राइवेट था, तो ये भी डिस्टिंग्विश नहीं हो सका। फिर जब भी कॉन्स्टिट्यूशंस, आई थिंक पिछले कोई साल में कोई 5 मरतबा कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया और उसमें यही कोशिश होती है कि आप ऑफिसेस को प्रोटेक्ट करें, ना कि जो कि आप डेमोक्रेटिकली क्रिकेट को लेके चल पाएं। फिर हम लोग बिल्कुल इररेलेवेंट रहे मॉडर्न क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आपके जितने भी चेयरमैन आते हैं, ऑब्वियसली दे मे नॉट बी क्रिकेट सेवी, अदर देन हमने देखा है कि अब्दुल हफीज़ कारदार एक क्रिकेटर थे, उसके बाद एजाज भट्ट एक क्रिकेटर थे, डॉक्टर जफर अल्ताफ क्रिकेटर थे, एंड एवेंचुअली जो लास्ट हमने देखा वो रमीज़ राजा थे। बट हमारे क्रिकेटर्स प्रॉब्लम ये है कि यू आर एज गुड एज योर टीम। फिर जब टीम
पिक करने की बात आती तो ऐसे लगता है कि बैक एंडेड जो है प्री मेडिटेटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती है क्रिकेट की जो है हायरार्की में। और अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आपको नज़र आएंगे जो कि प्रोफेशनल ऑफिसर्स को होल्ड कर रहे हैं, यानी कि इररिलेवेंट लोग प्रोफेशनल ऑफिसर्स को होल्ड करते हैं। फिर हमारे साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, हमने फोकस ही नहीं किया, हम कंफ्यूज रहे कि रेड बॉल क्रिकेट जो है वो, और जो टेस्ट क्रिकेट है वो असल पेडिग्री होती है। तो रेड बॉल को हमने इग्नोर किया। अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा हर साल हम बदल देते हैं, नंबर ऑफ टीम आज तक हम डिसाइड नहीं कर सके, कभी हम रीजनल लेवल पे चले जाते हैं। फिर आज से जो 10-15 साल पहले डिपार्टमेंट्स थे वो फोकस करते थे एज ए CSR, और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। और मुझे याद है कि 1990s में यू विल बी शॉक टू नो कि जब हम लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक्टिव थे तो देयर वर 6 और 7 फास्ट बॉलर्स जो 150 प्लस होते थे, 500, 600 आउट थे उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और वो इमेजिन नहीं करते कि कैप इतनी जल्दी मिल जाएगी। और अभी अगर आप देखें तो पिछले 39 टेस्ट में 25 कैप्स दे दी गई, और फिर उन प्लेयर्स का कोई वाली वारिस भी नहीं रहता। फिर हमारी जो है लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, पॉलिटिकल ग्रुपिंग और फेवरेट क्रिकेटर्स। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि वेस्ट इंडीज में अब्दुल्ला फजल को मिस हैंडल किया गया, उनका हल्का सा मसल स्पैज़म था। अभी उन्होंने रिपोर्ट किया ही था, स्कैन हो रहा था कि अब्दुल्ला शफीक को बुला लिया गया और उन्हें जहाज चढ़ा के वापस भेज दिया गया, विच वाज कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ कि अगर उनकी बैक की इंजरी जो 18-20 घंटे की फ्लाइट में दस्ती नहीं भेजते। तो आपका एक यंगस्टर गया, उसके बाद आपने अवैस जफर को खिलाया, यू डिड नॉट लाइक हिम, आपने दूसरा भी डंप कर दिया। तीसरा भी जो 27 को आपका लॉर्ड्स में टेस्ट मैच शुरू होना है, आप रीइंफोर्स फेलियर करेंगे इमामुल हक को रख के, और आप ड्रॉप करने जा रहे हैं इसको अजान अवैस को जिसने डेब्यू में शॉट किया था। तो आप यंगस्टर्स को रखते नहीं, आप लाइक माइंडेड को रखते हैं। वो लड़के खेल पाते हैं जो यस सर नो सर वाले नहीं होते, यस सर होते हैं, और वो लड़के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आप बाहर कर देते हैं। अब्दुल्ला फजल का आपको इतना शॉकिंग चीज मैं देता हूँ, उनको कहा गया कि यू आर ऑलरेडी अनाउंस्ड ऑन द इंग्लैंड टीम, तुम अभी पाकिस्तान चले जाओ और वहाँ पे जाके जो है रिहैब करो और फिर इंग्लैंड टीम को ज्वाइन करना। ना वो टीम को ज्वाइन किया, फिर उसने कहा मुझे ये चैंपियंस कप खेलने दें। चैंपियंस कप नहीं खेलने दिया बिकॉज उनको ये मसला था कि इतनी जल्दी बैक इंजरी वाला डिसीजन उनका बस्ट हो जाएगा। वो कहीं स्टेट बैंक का ट्रायल मैच खेला, उसने 150 कर दिया, वो किधर गई बैक इंजरी। तो दिस इज हाउ वी हैव बीन रनिंग क्रिकेट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस रिगार्ड से जो आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मॉडर्न क्रिकेट में सुपर फिटनेस का जो है रुझान है, उसमें बायोमैकेनिक्स का रुझान है, उसमें किनेजियोलॉजी का रुझान है, उसमें साइंटिफिक इंटीग्रेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, स्पोर्ट्स अम्ब्रेला है जिसमें इंजरी प्रिवेंशन है, और आपके एक्शंस की प्रॉब्लम। आपके फास्ट बॉलर जो हैं वो 150 से 120 पे आ गए। सो वो क्यों आ गए हैं? क्योंकि वो 4 ओवर्स की मसल मेमोरी है, रेपिटेशंस हैं, और माइलेज 4 ओवर्स की रह गई है। सो इट्स ए टोटल क्योस, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, मेरिट पर सिलेक्शन बिल्कुल नहीं नुमान होती। साहब, आपने ये पूरा नक्शा बहुत ही ज़बरदस्त खींचा, और एक माहिर होने की हैसियत से जब आपको ये सारे फ्लॉज पता हैं तो ये जो चला रहे हैं इस फील्ड को, क्रिकेट को, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। क्या वो ये चाहते हैं कि बस क्रिकेट खेले ही ना पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तानियों के तो जज्बात क्रिकेट से जुड़े हैं, आवाम के जज्बात जुड़े हैं, और अगर इसको इतना हल्का या लाइट ले लेंगे ये लोग तो फिर इमेज क्या बनेगा पाकिस्तान का? फिर आखिरी नंबर पर ही रहेंगे हम तो हमेशा। देखें, एक तो नंबर 1, आप जब भी गलती करते हैं ना, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होता है और फिर रीअसेस करना होता है। हमारा मसला ये है कि हम हार के इतने आदी हो गए कि हम एक्सक्यूजेस देते हैं और हम सेल्फ एवेसिव हैं। अपना ऑफिस बचाना है हमने। अब इसमें अगर आपको मैं एक चीज ऐड करूं कि ये जितनी भी साइंटिफिक चीजें हैं, ये जो लोग रन कर रहे हैं, चाहे वो आकिब जावेद हैं या मिसबाउल हक हैं या आपके जो है वहाब रियाज हैं, सरफराज अहमद हैं, असद शफीक हैं, ये लोग और बहुत आपके ऑफिस बेरर्स जो हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाए जो उनकी स्ट्रेंथ्स नहीं है। तो इसको कहते हैं इनहेरेंट इनसिक्योरिटी। तो आपका रेजिस्टेंस टू चेंज आता है। जब रेजिस्टेंस टू चेंज आता है तो आपका कल्चर ऑफ मीडियोक्रिटी चलता है। तो जब तक अगर आपने जाना इस्लामाबाद है, आपकी डायरेक्शन पेशावर की तरफ है, तो यू विल नेवर रीच इस्लामाबाद। तो अब आप एक फिएट गाड़ी हैं जो कि फरारी के साथ भागने की कोशिश करती है। बेस्ट केस स्टडी देखें, पहले इंडिया की होती थी पर इंडिया बहुत आगे चला गया। तो अब जो है वो बांग्लादेश को आप देख लें, द वे दे हैव कम अप। ठीक है कि अभी वो फ्लक्चुएटिंग फॉर्च्यून्स हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट हराना ही बहुत बड़ा मार्का था। ऑस्ट्रेलिया हैड टू कम बैक बिकॉज उनका माइंडसेट ही चैंपियंस वाला है और क्रिकेटिंग कल्चर इनग्रेन्ड है उनमें। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें कितने फास्ट बॉलर्स बांग्लादेश ने डेवलप किए थ्रू अ पाथवे, और फिर ना सिर्फ डेवलप किए,
उनका हमेशा से टेम्पलेट होता था कि वो स्पिनर्स पे स्लो लो पिचेस बांग्लादेश ने बना के जीते थे, उन्होंने वो खत्म किया। उन्होंने स्पोर्टिंग पिचेस बनाई ताकि उनके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो आगे चलें। अब आपको मैं बिला झिझक कह सकता हूँ कि अगर जसप्रीत बुमराह को माइनस कर दें तो बांग्लादेश का फास्ट बॉलिंग अटैक इज द बेस्ट अटैक इन एशिया, इवन बेटर देन इंडिया। अच्छा, तो नुमान साहब उन्होंने तो फास्ट बॉलिंग पे बड़ा काम किया है। पहले तो उनके स्पिनर्स मशहूर थे, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो हमेशा से हमारी पहचान फास्ट बॉलिंग ही रही है। लेकिन आज हम देखें हमारे पेसर्स रफ्तार फिटनेस दोनों से महरूम क्यों नजर आते हैं? क्या शॉर्ट फॉर्मेट की जो क्रिकेट है उसमें उन्होंने हमारे खिलाड़ियों का स्टेमिना और लंबे स्पेल्स करने की सलाहियत खत्म की है? यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। यार मुझे एक चीज बताएं, आपका एक लड़का निकलता है, 2 जाके छक्के मारता है PSL में या 3 आउट करता है और वो पाकिस्तान खेल जाता है, तो उसको लीग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जो वो मिलियंस कमाता है। और जहाँ पे एक रेड बॉल वाला हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है जिसको रगड़ा मिलता है और जिसको ना कोई देखता है, ना कोई उसकी वक़्त होती है और ना उसको पैसे मिलते हैं, तो मुझे बताएं कि इजी वे आउट व्हाट यू विल ट्राई टू डू। अभी इसका साउथ शकील का ग्रेटेस्ट एग्जांपल है, सलमान आगा का ग्रेटेस्ट एग्जांपल है कि कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ये मेटिकुलस ब्रिलियंट रेड बॉल प्लेयर्स थे, लेकिन जब उन्होंने T20 में अब वो गए हैं, उनकी टेक्निक और मेथड T20 के हिसाब से चेंज हुआ है, जिसकी वजह से अब उनको टेस्ट क्रिकेट में दिक्कत आती है क्योंकि वो वल्नरेबल हो गए, उनकी टेक्निक ठीक नहीं है। तभी आपने जो फास्ट बॉलर्स की बात की है, मुझे अब ये बताएं कि आप ट्रेनिंग और आप फोकस 4 ओवर्स का करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट तो बहुत डिमांडिंग है, उसकी लेंथ बहुत फर्क है, तीनों सेशंस में आपको सस्टेन करना पड़ता है। फिर कुछ ऐसे लड़के जो मेरिट पे होने चाहिए थे उनको आपने पिक नहीं किया, जिनमें से एक शाहनवाज धानी है। फिर एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है अभी इस हवाले से, आपके फास्ट बॉलिंग के हवाले से, कि आपकी रिहेबिलिटेशन, आपका मेडिकल पैनल, अब तो कोई अच्छा इन्होंने बंदा ले लिया है, बट वो बिल्कुल ही पुराने दकियानूसी स्टाइल से अनक्वालिफाइड लोग जो है इनकी रिहैब करते रहे। ihsanullah को तबाह किया, शदाब की इंजरी को रिहैब नहीं किया, उसकी बॉलिंग गई, शहनशाह अफरीदी का घुटना रिहैब नहीं किया, उसके बाद मैकेनिक्स वॉल्टर हुए, वो 145 148 से 120 पे आ गया, उसकी रिस्ट पोजीशनिंग ठीक नहीं है, गेंद अंदर नहीं आता, उसके प्रॉब्लम शुरू हो गए। नसीम शाह के कंधे को आपने, क्योंकि प्लेयर्स भी नहीं चाहते कि उनकी इंजरी जो है वो ज्यादा देर तक रिहैब करें, क्योंकि सिलेक्शंस के बहुत मसले होते हैं, वो इनसिक्योरिटी होती है। साहब मसलों की बात कर रहे हैं, कप्तान सलमान अली आगा इस शिकस्त को रीबिल्डिंग फेज का नाम दे रहे हैं, तो क्या 25 से ज्यादा टेस्ट खेलने वाले सीनियर बल्लेबाजों की मौजूदगी में रीबिल्डिंग का बहाना काबिल कबूल होना चाहिए? आपकी नज़र में इस मसले की जड़ कहाँ है? ये तो जी बिल्कुल रिडिकुलस है। आपकी जड़ ये है कि आप गलत रोड पे चढ़ गए हुए हैं। इन लड़कों को अब आप इनके स्किल सेट को इतना नहीं आप ठीक कर सकते। अभी आप फिल वक्त ये कर सकते हैं कि मेरिट पे आप 15 बंदे जो हैं वो सिलेक्ट कर लें, जो कि मेरिट पे आपने नहीं किए हुए। दूसरा, यंगस्टर्स को आपको एक फ्री वे देना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, आपको ग्रुपिंग सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। तीसरा ये है कि अगर अब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड कंपैटिबल दोबारा हो, तो ये 6 से 7 साल लगेंगे। आपको अंडर टीयर क्रिकेट होती है, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, यहाँ पे आपको साइंटिफिक टूल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मॉडर्न तरीके से। आपको, आपके जो कोचेज हैं, बड़े प्लेयर होने का ये मतलब नहीं है कि आप कोच हैं, आप रिटायर हुए और आप कोच बन गए। नो, कोचिंग इज ए सुपर स्पेशलिस्ट जॉब। आपको ट्रेन द ट्रेनर्स जो है वो बाहर से लाने पड़ेंगे। कोचेस लाने से ज्यादा जरूरी है कि आप ट्रेनर्स लेके आए जो स्पेशलाइज अल्ट्रा प्रोफेशनल सुपर प्रोफेशनल्स हों। सुपर स्पेशलिस्ट को आप लेके आएंगे तो आपकी ये 3 से 4 साल लगेंगे कि वो जो नए बच्चे हैं वो मॉडर्न क्रिकेट की फिटनेस, एटीट्यूड, स्किल सेट को लेके चलेंगे। जबरदस्त नुमान साहब, आपने कुलिया भी बता दिया कि क्या करना चाहिए तो बेहतरी हो सकती है। बहुत ही शानदार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी ये सब कुछ करेंगे तो फाइनली हम कोई क्रिकेट को बचा सकेंगे, वरना तो हम देख रहे हैं कि जवाल ही जवाल चल रहा है क्रिकेट का। जहाँ से सुनते हैं यही सुनते हैं कि जी बस आज पाकिस्तान हार गया या आखिरी नंबर पर आ गया, और अनाउंस करते हुए बोलते हुए भी शर्मिंदगी होती है कि कभी तो कोई ऐसा लम्हा हो हम कहें जी पाकिस्तान क्रिकेट ने मार्का मारा है और जीत कर आया। मार्का ऐसा है कि वो बरतानवी मीडिया कह रहा है कि ये 50 सालों की कमजोर तरीन टीम है जो कि हमें देखने को मिली, और फिर वहां आप देखें कि शर्मिंदगी भी कोई नहीं है। मैच हारने के बाद मुस्कुरा रहे हैं, फोटोशूट हो रहे होते हैं, किसी ऐड में आ जाते हैं और पैसे कमा लेते हैं, बस उनका यही मकसद रह गया। और देखें
तैयार ही शॉर्ट फॉर्मेट के लिए हैं, मतलब लॉन्ग फॉर्मेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना स्टेमिना ही बिल्ड नहीं किया। तो ये अगर मसाइल रहे तो फिर तो जो नाकामी है वो हमारा मुकद्दर ही है। बिल्कुल ऐसे ही, नाकामियाँ हमारा मुकद्दर ही हैं। और उज़ैर, जब इतनी नाकामियों की बात हो रही है और बहुत कुछ है जो डिस्कस करना भी बाकी है और इंतहाई शर्मनाक भी है और दिल दुखा देने वाला भी है। रावलपिंडी से जी 2 इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले वाक़यात सामने आए, जिन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों और पूरे मुआशरे को हिला कर रख दिया। पहला वाक़या टेक्सला में पेश आया, जहां 13 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स रखने वाली मारूफ टिकटॉकर शम्सू बीबी उर्फ आयशा के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया है। और रावलपिंडी पुलिस ने जी 100 से ज़ायद CCTV कैमरों और जदीद साइंसी शवाहिद की मदद से मकतूला के वालिद, हकीकी भाई और चचाजाद भाइयों समेत 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कत्ल की वजह गैरत करार दी गई है। एक और वाक़े में रावलपिंडी के इलाके लालकुर्ती में 9 माह कबल ब्याही गई 45 साला हिना जावेद की अपने ही घर के बाथरूम से लाश बरामद हुई, जिनके हाथ पीछे से बंधे थे और गले में बिजली की तार लिपटी हुई थी। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार करके 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी हासिल किया है। इन दोनों संगीन मुकदमात बारे ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ से रावलपिंडी सदाकत अली से। सदाकत भैया, कहिएगा टिकटॉकर आयशा केस में पुलिस की ताज़ा तरीन फाइंडिंग्स क्या है? गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है, क्या तफ्तीश में नए पहलू सामने आए? जी, ये एक अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा ही दिल खराश वाक़या जो थाना टेक्सला की हदूद में पेश आया। ये शम्सू नामी एक टिकटॉकर थी जिसका ताल्लुक धीर से है और ये शादीशुदा थी। इसने अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से शादी की थी, जिसमें से इसके 3 बच्चे भी थे। बदकिस्मती से इनकी आपस में, मियाँ बीवी की आपस में अलहदगी होगी, जिसके बाद ये टिकटॉकर जो है ये टेक्सला में आकर रिहाइश पजीर होगी। और जब टिकटॉक पे इसने अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर दिए तो इसके वालिदैन भी इसके साथ दोबारा अटैच हो गए। अटैच होने के बाद कुछ टाइम जो है वो इसके साथ रहे और जब इसके पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया तो इनके दिल में एक लालच पैदा हुई। बज़ाहिर जो है उसके वालिद ने मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया जी कि ये कोई लेन देन का मामला था, लेन देन का तनाज़ा था। लेकिन बज़ाहिर जो है ये लेन देन का तनाज़ा जाहिर किया गया, लेकिन पुलिस की टीमें जो है वो तफ्तीश में बड़ी माहिर थी और बड़ी महारत के साथ उन्होंने CCTV फुटेजेस और दीगर जो इंटेलिजेंस ज़राए थे उसको बुरुए कार लाते हुए अपनी तफ्तीश के दायरा कार को जब वसी किया तो इसके वालिद जब 2 शूटर जिन्होंने मकतूला को कत्ल किया और फ़ोन करके उनको बुलाया था और इसकी गर्दन में 2 गोलियां लगी, इसकी बहन भी जख्मी हुई जबकि इसका भाई जो है वो बच गया था। और गाड़ी जो है जिस वक्त गोलियां चली तो गाड़ी जो है डंपर के साथ टकरा गई, जिससे टिकटॉकर जो थी शमसू वो फिर वहीं पे जहां बाक हो गई, जबकि इसकी बहन अभी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस की जब तफ्तीश हुई तो उसमें इन्होंने इसके वालिद को जब शामिल तफ्तीश किया और जो गिरफ्तार शूटर्स थे दोनों, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि ये लेन देन का तनाज़ा नहीं था बल्कि इसके वालिदैन की मर्जी के साथ इसको कत्ल किया गया है। और जिसमें ये गैरत के नाम पर जिसको कत्ल किया गया है, इनको इस बात का सदाकत, जिस तरह से आप कहानी बता रहे हैं कि फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे और जब कमाई शुरू हो गई तो वापस पेरेंट्स भी आ गए, फिर बुनियादी वजह क्या बनी कि गैरत फिर कहाँ से आ गई और इस तरह से ये सारी कहानी कैसे उन्होंने गढ़ ली? जी, ये बज़ाहिर तो इन्होंने गैरत के नाम पे इसको कत्ल जाहिर किया, लेकिन ये गैरत के नाम पे कत्ल तो नहीं था। लेकिन ये उसका जो माल जो उसने इकट्ठा किया था, जो उसने टिकटॉक से उसको होने वाली जो आमदन थी, बज़ाहिर उसका मामला था कि वो उससे पैसा जो है वो उठाना चाहते थे। और बज़ाहिर जो है फिर इन्होंने इसको गैरत के नाम पर कत्ल करार दिया कि ये टिकटॉक बनाती है, जिससे माशरे में इनकी इज्जत जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। और इसके वालिद को जब गिरफ्तार किया गया शूटर्स की निशानदेही पर, तो फिर इसके वालिद ने इस बात का इंकशाफ किया कि इसको गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है, जिसमें इसके वालिद, इसका हकीकी भाई, इसके वालिद का चचाजाद भाई और इसका एक कज़न है वो, और इसका एक बेटा है इसके कज़न का, वो भी इस बात में मुलव्विस था। ये पूरा मिली भगत के साथ और एक पूरी प्लानिंग के साथ जो है इस शमसू नामी टिकटॉकर को जो है इन्होंने कत्ल किया। और ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजेबल जो केस था कि इतने शवाहिद भी नहीं थे और वालिद जो कातिल था खुद मुद्दई बन गया। बहरहाल पुलिस ने जो है वो अपनी तफ्तीश में जब बिल्कुल सदाकत, अगर ये गैरत के नाम पर कत्ल का मामला होता तो ये गैरत तब भी जाग सकती थी जब पहले कमाई जो थी वो खाई जा रही थी, साथ रहा जा रहा था, तब तक तो वो मशहूर हो चुकी हुई थी आयशा। और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि वो उनकी अच्छी खासी कमाई थी। सदाकत, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया रावलपिंडी का इलाका लालकुर्ती। हिना जावेद के कत्ल के वाक़े को अगर हम डिस्कस करें तो जो कुछ
अब तक हकाइक सामने आए हैं, रिपोर्ट हुआ है, बड़ा दिल खराश है। बताइएगा पुलिस ने मजीद क्या शवाहिद इकट्ठे किए हैं, पुलिस हुकाम का क्या बताना है? जी, ये भी थाना सिविल लाइन के इलाके लालकुर्ती में एक इंतहाई दिलखराश किस्म का ये वाक़या था और दिल दहला देने वाला ये कत्ल का ये वारदात थी, जिसमें हिना जावेद जो एक सरकारी मुलाजिम है और इस्लामाबाद में एक बड़े हाई प्रोफाइल इदारे में बतौर मुलाजमत कर रही हैं। तो इनको जो है वो इनकी तकरीबन 9 माह का जो है फैसल नामी शख्स से शादी हुई थी और ये दोनों फैमिलियाँ जो है वो एक बड़े इदारे से इनका ताल्लुक है। और जब इसको कत्ल किया गया तो इसके गले में पहले जो है वो बिजली की तार लपेट कर इसको फंदा दिया गया, फिर इसके पीछे से दोनों हाथ को जो है बाजू पीछे करके इसके हाथ बांधे गए, उसके बाद इसकी लाश जो है वो उसको फंदा दिया गया और बज़ाहिर इसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। जब इसके मकतूला के ससुर ने इसके भाई को कॉल की तो बताया कि इसकी बहन ने खुदकुशी कर लिया। तो जब भाई मौके पर पहुंचा और पुलिस को जब इत्तला हुई तो पुलिस ने फौरी तौर पर लाश को अपने कब्जे में लिया और जो मकतूला थी उसके मुंह से झाग भी जो है वो निकल रही थी, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आई कि मकतूला को जो है वो पहले जहर दिया गया, जहर देने के बाद जो है जब वो बेहोश हो गई। सदाकत, ये कंफर्म कीजिएगा कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है या अभी आनी बाकी है? जी, अभी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आना बाकी है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का पूरा मेडिकल बोर्ड बैठता है। मेडिकल बोर्ड जो है वो जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो उसको हतमी शक्ल देने के बाद जो है वो पुलिस के हैंड ओवर करता है। इस मुकदमा में जो है मकतूला के शोहर फैसल और इनका एक मुलाजम है जीशान, उनको दोनों को पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया और मुकामी अदालत में पेश करके उनका 3 रोज का जिस्मानी रिमांड। अच्छा सदाकत, ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि जो आपने नाम बताया गालिबन हिना का जो शौहर है फैसल, वो पहली बीवी को भी तशद्दुद का निशाना बनाता था, जिसके बायस से पहली बीवी जो है वो उससे तलाक ले चुकी थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पहली बीवी जो है वो भी इसके तशद्दुद की वजह से इसे तलाक ले रही थी। और हिना जावेद मकतूला जो है इसने भी अपने घर वालों को इस बात की बार बार बावर करवाया कि वो उस पर तशद्दुद करता है और इसको अजियतें देता है, जबकि इनका मुलाजिम जो जीशान है वो भी इसको अजियत देता है। तो ये बज़ाहिर तो यूँ महसूस होता है कि ये जो शख्स है मुलज़म फैसल, ये कुछ जुनून टाइप का बंदा है जिसने इस कदर जुनून के साथ और इस बेदर्दी के साथ इस हिना जावेद को जो कत्ल किया है। ताहम पुलिस ने मुलजमान को तो गिरफ्तार कर दिया है, एक मुलजम जो है जो इसके ससुर है वो ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी अभी तक गिरफ्तारी होना बाकी है। अभी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है ये बिल्कुल केस वाज़ेह होगा कि इसको पहले जहर दिया गया, तशद्दुद किस तरह किया गया, ये चीज़ें जो है मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है और ससुर जो है उन्हें भी गिरफ्तार करना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी इतनी खबरें, इतनी अफसोसनाक खबरें, दिल दहला देने वाली, और कैसे कैसे साइकोपैथ हैं उज़ैर। मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान भी अगर इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं तो आप किससे तवक्को कर सकते हैं कि जी पढ़ा लिखा मुआशरा है, पढ़े लिखे मुआशरे में पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकतें करें और किस किस नहज तक पहुंच चुके हैं कि पहली बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता है, उसके बाद वो तलाक दे देती है, फिर हिना के साथ भी यही सलूक होता है। और मैं तो यहाँ पे कहूँगी पेरेंट्स को सोचना चाहिए, शादी करते वक्त, ब्याहते वक्त एक बंदे को देख लें, ये जज कर लें, माल पैसा ये सब कुछ ना देखें कि कितना कमा रहा है या कितना हाई स्टेटस वाला बंदा है, एटलीस्ट ये देखें कि वो मेंटली कितना स्टेबल है। कोई इस तरह का साइकोपैथ तो नहीं है कि कल को इतनी अज़ियत देगा आपकी बच्ची। खुद भी आला तालीम याफ्ता थी और जिस तरह से सदाकत रिपोर्ट कर रहे हैं कि बड़े अच्छे इदारे में वो जॉब भी कर रही थी, तो उसके बावजूद इस तरह का वाकया पेश आ जाना मतलब समझ नहीं आती कि कहाँ कोई कमी रह गई है, कहाँ कोई खामी है। अब देखें फैसल की बात कर लें तो वो भी इंतहाई पढ़ा लिखा है, एक अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है, पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है, लेकिन किसी के ज़हन में क्या चल रहा है ये आप नहीं जान सकते, ये आप जज नहीं कर सकते हैं। और फिर आप कुछ ना कुछ इसमें भी बहाना निकाल लेंगे कि कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी या जहनी कोई ऐसी मसाइल थे जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन ससुर को भी देखें आप, सारा एक पूरा गैंग की तरह इस तरह काम करना घरों में, ये कोई जेब तो नहीं देता एक पढ़े लिखे मुआशरे को। और मेरा ख्याल है कि और अगर घर वालों को पता था कि इसके साथ इस तरह के जहनी मसाइल हैं तो फिर आपको दूसरी बहू घर नहीं लानी चाहिए थी, आपको अपने बेटे को किसी रिहैब के लिए कहीं पे भेजना चाहिए था, उसका कहीं नफ्सियाती इलाज होना चाहिए था, माम ये ज्यादा जरूरी था। नफ्सियाती इलाज बिल्कुल। उज़ैर दूसरे नंबर पे वो कहते हैं ना कि वो सही किसी ने वीडियो बनाई हुई या मीम बनाई हुई है कि जब आप किसी की लड़की देखने जाए तो अपना लड़का देखें, लड़के की शक्ल ना देखें, लड़के का पहले जहन भी देखें कि किस तरह का बंदा है, क्या उसकी जहनीत है, क्या हम किसी पराई लड़की को लाकर घर में अजियत का निशाना तो नहीं बना रहे हैं। तो खुदारा शादियाँ करते वक्त, ब्याहते वक्त इन चीज़ों को ज़रूर चेक करें, ख़ास तौर पर आजकल इतने केसेस बढ़ रहे हैं। और फिर आप देख लें हर दूसरी
टिकटॉकर को आप देखते हैं निशाना बना देते हैं गैरत के नाम पर या कभी कत्ल कर देते हैं, तो इस पर भी कोई ना कोई सख्त नोटिस होना चाहिए। एक वाकया होता है, फिर दूसरा वाकया हो जाता है और फिर हम वेट करते हैं कि तीसरा वाकया कब होगा, तो इस पर कोई सख्त ऐसा एक्शन ले कि दोबारा कभी इस तरह के वाकयात देखने को ना मिले। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आप सब जानते हैं आज मंडे है और मंडे कोई ख़ास सेगमेंट होता है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे सितारे क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले और हमें क्या करना चाहिए, उन सितारों के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो बस आज के सेगमेंट में हम यही जानने वाले हैं उज़ैर। और बिल्कुल जी, आप लोग भी बेताब होंगे कि ये हफ़्ता आप सबके लिए कैसे रहने वाला है, तो ये सारे सवालात लेकर चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में समराना शाह और उनसे ही जान लेते हैं कि जनाब जो मुख्तलिफ स्टार्स हैं उनका ये वीक कैसा गुजरने वाला है। तो समराना, आप हमें बताइए कि एरीज से अगर हम स्टार्ट करें तो एरीज वालों का ये हफ्ता आपको कैसा गुजरता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल जी, एरीज़ वालों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ हैं। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपका ये जो टाइम है ना, ये पूरा वीक, इसमें आप रिस्क ले सकते हो, नई चीज़ें कर सकते हो। बहुत अच्छा टाइम, बहुत सेफ जोन में जो है एरीज इस टाइम पे है। जबरदस्त। एरीज तो बड़े लकी साबित हो रहे हैं। अच्छा, टॉरस का क्या? टॉरस का अगर देखें तो न्यू प्रॉपर्टी या न्यू लग्जरी उनकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि वो कुछ बाय करना चाहते हैं, व्हीकल या प्रॉपर्टी वगैरह, तो बहुत अच्छा आपका टाइम बना हुआ है। हाँ, अगर इस हफ्ते शादी या मंगनी का कोई इरादा है तो वो थोड़ा आप डिले कर दें और थोड़ा सा जो है वो अपने अल्फाज पे कंट्रोल कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपका जो है वो ट्रबल में ना पड़े। और जेमिनाई जो है वो भी ख़ास तौर पे जो लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया साइड पे अगर जो लोग न्यू आना चाह रहे हैं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं, जो लोग स्विच करके न्यू किसी चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो जेमिनाई इसका भी जो है वो काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है। बट ज़्यादा दिमाग ना लड़ाएं और कोई फैसले दिल से भी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी आप सोचते ही रहें और फैसला लेने में ताखीर करते हैं। यानी कि गुड चेंज उनके लिए है, बस आपने दिमाग नहीं इतना लड़ाना, थोड़ा दिल का भी कोई फैसले दिल से भी ले ले। बहुत स्ट्रांग है। कैंसेरियन के साथ क्या? कैंसेरियन का भी बहुत टाइम के बाद जो है ना वो जैसे तक स्ट्रेस रिलीफ होना और बहुत ही अरसे बाद अच्छी खुशखबरी मिलने का जो है वो इम्कान है। किसी भी तरफ से कोई बहुत अच्छी, बल्कि कोई विश जो है वो इस टाइम पे इनकी पूरी होने के पूरे ख्वाहिशात पूरी होने के ख्वाहिशात पूरी होने हो रहे हैं। जिन लोगों की शादियां नहीं, खास तौर पे बड़ा अच्छा वीक है। इस वीक में आप लोग जो है वो कर सकते हो ट्राई कमिटेड होने के लिए। अच्छा समराना, बुर्ज असद वाले इस हफ्ते में क्या करते नजर आ रहे हैं आप? असद वाले जो है वो ट्रू लीडर्स हैं, तो वो मुझे लगता है उनकी कायदाना सलाहियतें बहुत ज़्यादा मजीद उभरती हुई नज़र आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ गुस्से पे अगर वो कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये टाइम ये वीक इस तरह का है कि किसी के साथ आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से अवॉइड करके बाकी ट्रैवलिंग के बड़े अच्छे चांसेस बन रहे हैं उनके लिए। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, अच्छा टाइम है उनके लिए। अच्छा टाइम। अच्छा, वर्गो के साथ क्या होने वाला है? वर्गो का भी बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद ये जो आया है ना टाइम, ये काफ़ी अच्छा है। कमिटेड होना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बल्कि अगर मजहबी सफ़र जो लोग करना चाह रहे हैं, मजहबी ट्रैवल, उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस, जिनके वीज़ाज बहुत रिजेक्ट हो रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम बना हुआ है। बहुत अच्छा सेफ जोन में टाइम है वर्गो का भी। एयर साइन लिब्रा की बात कर ली जाए, लिब्रा का अगर देखें तो खर्चे, फजूल खर्चियाँ जो है ना वो आपने बचा के फजूल खर्चियाँ नहीं आपने करनी। थोड़ा सा कैलकुलेटिवली चलें और थोड़ा सोच समझ के अगर डिसीजंस लें, लाइक इम्पल्सिव डिसीजंस आप लोगों ने फौरी अभी नहीं लेने। कुछ अगर फैसले कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा डिले करके नेक्स्ट वीक पे डाल दें तो ज्यादा बेहतर। और ट्रैवल ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ये भी ट्रैवल कर सकते हैं और खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। स्कॉर्पियो क्या करें जी? स्कॉर्पियो जो है उनका थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ ऐसा चल रहा है कि थोड़ा जैसे आपका जो जॉब एरिया है या बॉसेस के साथ कोई आर्गुमेंट, कोई झगड़ा, स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा सा आपका ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी का इनटेक करें जितने भी स्कॉर्पियन है, और सोच समझ के फैसले। खास तौर पे कोई पेपर
पेपर वर्क वगैरह है, तो उसमें आपने बहुत एहतियात, और ना उधार लेना है और ना ही आप लोगों ने इस टाइम पे उधार देना है। दो चीजों में एहतियात, ये सबसे अहम मशवरा, ये बाकी सितारों के लिए पैसा फंस जाएगा, पैसा तो फंस ही जाता है उधार चला जाता। अच्छा, सेजिटेरियस वालों को क्या करना है इस हफ्ते में और किन चीजों से एहतियात करना है? पिकनिक पे जाएं सेजिटेरियस वाले, उनके लिए बहुत ही मेरा मशवरा है कि आप सारे काम छोड़ दें, आप जो है वो कहीं ट्रैवल करें, आपके जो रुके हुए काम हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे फ्लो में आ जाएंगी। तो वैसे भी कहते हैं, सुन्नत भी है कि कोई काम रुक जाए तो ट्रैवलिंग करें, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी है आपके लिए। यानी कि बस अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको ट्रैवल करना है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें और ट्रैवल करें। गुड। अच्छा, कैप्रिकॉर्न वाले क्या करें? कैप्रिकॉर्न वाले क्या करें? लड़का ढूंढे। ये गलत बात है, मैंने आपको बता के दिया। अच्छा, नहीं, सही में ये एक अच्छा टाइम है कमिटेड होने के लिए। इवन ये पूरा जो ईयर का रह गया ना, इसमें आप कोशिश करें, आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है, आपकी ख्वाहिशें फुलफिल हो सकती हैं, आपके जॉब एरियाज में कोई चेंजेस में भी आ सकते हैं। स्विच करना चाहते हैं तो आप स्विच करें। कैप्रिकॉर्न का भी बहुत टाइम के बाद जो है ना एक सेफ जोन और एक सेफ पैनल बना है, तो उनके लिए सेफ जोन में अकेले ना रहे, ये कहना चाहते हैं। लेकिन उसकी तलाश ढूंढने से कैसे मिल सकता है, मतलब ऐसे कैसे? देखिए, ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है, लेकिन लड़के नहीं मिल रहे आजकल। पैरामीटर और हम चाहते हैं कोई और ढूंढता हुआ कोई हमें ढूंढता हुआ आ जाए ना, ऐसे भी तो बिल्कुल बिल्कुल बड़े आएंगे आप, बस आप पता चल जाए, इधर कांटेक्ट करें प्लीज। अच्छा सजाना, एक्वेरियस का हफ्ता कैसा है? एक्वेरियस बेचारे बहुत इन्होंने रगड़ा खाया बहुत ज़्यादा। इनके लिए आप बहुत अच्छा सेफ जोन, ट्रैवल करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, खासतौर पे लग्जरी का बिजनेस, ठीक है, लिक्विड लग्जरी का बिजनेस, जो लड़कियां बड़ा इस बारे में पूछती थी, अब आपका बहुत अच्छा टाइम है, आप रिस्क लें और बहुत अच्छा आपका प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ वाला जो टाइम है ना, वो अब आ गया हुआ है। सही, यानी कि पैसा कमा सकती हैं तो इन्वेस्ट कर दें। बिल्कुल सही। अच्छा, स्पाइसेस क्या करने वाले हैं? स्पाइसेस का अगर देखें तो स्पाइसेस भी जो हैं वो भी काफ़ी टाइम के बाद, थोड़े अच्छे टाइम पीरियड में ये वीक में इंटर हुए हैं, बिकॉज थोड़ा जैसे होता है कि ओवर स्ट्रेस लग रहे थे, ओवर बर्डन, ओवर वर्क जो है चल रहा था। अब भी आपका बहुत अच्छा, खास तौर पे स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होने का बहुत अच्छा, मजहबी सफ़र, आपको अपॉर्चुनिटीज़, मौके बहुत अच्छे जो हैं वो, जिसे कहते हैं ना, नेचर आपको प्रोवाइड कर रही मौके, बस आपने अवेल करने हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है, बस जरा इमोशंस पे कंट्रोल कर लें तो ज्यादा काबू कर लें। अच्छा, हम देख रहे थे, ये तो चले हो गया, आपने सबको इस्लाह भी कर दी और जिसने जो करना है वो देख लें भाई, अब अपना प्लान कर लें। कुछ आप स्टोन्स की बात करी थी ब्रेक में हमारे साथ, ये स्टार्स पर असर होता है स्टोन्स का भी? देखिए, बिल्कुल ट्रू है। अगर देखिए, हम कुरान में 2 स्टोन्स का जिक्र आया, याकूत का है, मरजान का है। जो लोग बल्कि बहुत ज्यादा बीमार है, मैं ट्रिक उनको देती हूँ, हम या फिर डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं, तो उन लोगों को स्पेसिफिकली, या ऑपरेशन जिनके होने वाले हैं, तो हम कहते हैं याकूत आप लोग पहने, बिकॉज याकूत की एनर्जीज ऐसी हैं कि वो आपको, आपकी एनर्जीज भी पॉजिटिव कर देते हैं। तो स्टोन कहीं ना कहीं अमीर या करोड़पति नहीं करेंगे आपको। ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो फैलाई गई है। और स्पेसिफिकली आप इनके पहनने का तरीका भी है कि राइट हैंड में आप लोग जो है वो स्पेसिफिक स्टार्स के लिए स्पेसिफिक धात है, तो वो आपको पहननी चाहिए। और राइट हैंड में ये वाली फिंगर, छोटी फिंगर और रिंग फिंगर, इन्हीं में आप पहन सकते हो। ज्यादा स्टोन भी आप नहीं आने, एक ही आप पहनोगे, ज्यादा स्टोन्स की एनर्जी भी आपको खराब करती है। और अच्छा, अगर किसी कोई अपने मिजाज के खिलाफ कोई स्टोन पहन लेता है तो उसका क्या नुकसान होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, ये होता है मोस्टली जब हम सजेस्ट करते हैं तो हम ट्रायल पे कहते हैं कि 7 डेज जो हैं आप ट्रायल करें। जैसे फिरोजा एक ऐसा स्टोन है जो कि सूट बहुत कम लोगों को करता है, तो फिरोजा का ये होता है कि ट्रायल 7 डेज का, अगर इस ड्यूरेशन में, मे बी वो अगर आपको सूट नहीं किया तो वो गुम हो जाएगा वैसे भी आपसे। अच्छा। या फिर आपके काम भी उल्टे होना शुरू हो जाएंगे, उसकी एनर्जीज, आपको बर्डन फील होना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द, तो फिर मींस नोजिया भी सम टाइम होता है, सम टाइम आपको वॉमिट, नोजिया, या फिर आप बहुत बीमार भी रहने लग जाते, अगर आपको सिर्फ एक स्टोन नहीं सूट। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अगर आप पर कोई आफत या प्रॉब्लम आई और आपने सही स्टोन पहना हुआ है अपनी, मतलब अकॉर्डिंग स्टार के, तो वो आफत जो अपने ऊपर ले लेता है और वो क्रैक हो जाता है या टूट भी जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे जानवरों और स्टोन्स में ये एबिलिटी होती है कि वो एनर्जीज ऑब्जर्व करते हैं,
तो वो आपकी अगर जो राइट आप स्टोन या राइट आपने पहना हुआ है तो वो डेफिनेटली वो आपकी आफत और आपकी जो नेगेटिविटी, बल्कि इर्द गिर्द की नेगेटिविटी भी ऑब्जर्व करते हैं। तो बड़ा अच्छा आप पॉजिटिव फील करोगे आफ्टर आप वेयरिंग। अच्छा समराना, जब लोग पत्थर खरीदने जाते हैं तो सबको पहचान भी नहीं होती और फिर बेचने वाला अपनी मर्जी के वो प्रैक्टिकल करके तजर्बे करके दिखा को बाल जला रहा होता है उसके ऊपर। क्या तरीका है सही पत्थर की पहचान करने? अब तो सर्टिफाइड स्टोन बड़े मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो उनमें डाउट ही नहीं होता क्योंकि वो सर्टिफाइड होते हैं। अब हाँ, फिर भी अगर आप जो है वो घर पे कोई रेमेडी के थ्रू देखना चाहते हो तो जो रियल स्टोन होता है उसका वेट भी ज़्यादा होता है, वो थोड़े ठंडे आपको लगेंगे। अच्छा। वेट ज़्यादा होगा और जो लाइट होती है ना, जो नेचुरल लाइट है, सूरज की जो लाइट होती है, रियल स्टोन को क्रॉस नहीं करती, ब्लॉक कर देती है। तो यहाँ से आप जो है वो अकीक वगैरह जो है या स्टोन रियल का आप यहाँ से पता कर सकते हो कि ये रियल है या नकली है। ज़बरदस्त, यानी कि ये ट्रिक भी बता दी गई है समराना की तरफ से कि स्टोन भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी जो कुछ एहतियात बताई गई है वो आपने अपने स्टार के अकॉर्डिंग कर लेनी है और जो आप अपॉर्चुनिटीज़ जो है एंजॉय कर रहे हैं इस वीक वो फिर हम जब देखें असल और नकल की बात हो रही है तो आपने नाजरीन के साथ एक खबर भी शेयर कर देते हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया के तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स पर एक लड़की की जनाब मर्दों के साथ टेप बॉल क्रिकेट खेलते हुए लंबे लंबे छक्के लगाने की वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई, जिसे सारिफीन महक पिंडी वाली के नाम से शेयर कर रहे हैं। फेसबुक, टिकटॉक और एक्स पर इस वीडियो को 7.5 करोड़ से भी ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है और सारिफीन तो इसे गैर मामूली और हैरान कुन क्रिकेट टैलेंट करार दे रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं जनाब, कॉमेंट्स का अंबार लगा हुआ है। लेकिन जब इस वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो एक सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया कि महक पिंडी वाली की ये वीडियो बिल्कुल भी हकीकी नहीं है, बल्कि इसे जदीद मसनूई जहानत और डिजिटल एडिटिंग के जरिए तैयार किया। देखिए, मसनूई जहानत से हम क्रिकेट में जीत सकते हैं और फिर एक लड़की जीत सकती है जहां हमारी क्रिकेट का इतना जवाल चल रहा है। और फैक्ट चेक की तहकीकात के मुताबिक 2 अगस्त 2026 को अपलोड की गई असल वीडियो का सुराग मिल गया और असल फुटेज में वही हम देख रहे हैं कि पिच भी है और वही लाइट्स हैं, वही विकेट कीपर और बाकी तमाम मनाजिर मौजूद हैं। लेकिन क्रीज पर जी बैटिंग करने वाला शख्स कोई और लड़की नहीं बल्कि एक मर्द क्रिकेटर है और AI टूल के ज़रिए इस मर्द बल्लेबाज को हटाकर वहाँ एक लड़की का चेहरा और जिस्म लगा दिया गया था। जदीद AI डिटेक्टर्स ने जी इस वीडियो में 50% से ज़ायद मसनूई मवाद की मौजूदगी की तस्दीक की है। तो लिहाजा ये साबित हो चुका है कि महक पिंडी वाली के नाम से वायरल होने वाली बैटिंग की जो वीडियो है वो महज एक डिजिटल धोखा है और फरेब है। अब देखना ये कि असल में क्रीज पर मौजूद छक्के लगाने वाला बैट्समैन कौन था, वो जब मंजर आम पर आएगा तो धूम मचेगी और उसको फिर क्रिकेट टीम में शामिल किया। एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊं, हमारी टीम बड़ी देर से इस खातून की तलाश में थी कि हम इन्हें इनवाइट कर सके और इनसे इनकी क्रिकेट टेक्निक्स के हवाले से जान सके, लेकिन उससे पहले AI ने अपनी टेक्निक से बता दिया कि ये फेक है। जूतों से ही पहचान लिया था वो जो चप्पल पहने हुए थे। तो वैसे मुझे तो फौरन से पता चल जाता है फेक वीडियो का। ये आवाम क्यों इतनी वैसे अजीब सी बात है कि पहचान नहीं पाई और बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि तस्दीक करनी पड़ी और फिर जाकर कुछ पता चला। खैर देखें, मसनूई जहानत में आपकी जैसी आंख तो हर किसी के पास नहीं है ना। देखें ज़ाहिर मसनूई जहानत में पिंडी वाली तो मशहूर हो गई ना, वो तो फेमस हो गई, तो फेम यहाँ से मिलता है, चाहे मसनूई तौर पर मिल जाए चाहे रियलिटी में मिल जाए। तो खैर जो भी है, लेकिन मुझे असल बैट्समैन की तलाश है, वो मंजर आम पर आए और उसको क्रिकेट टीम में मुझे लगता है वही आखिरी उम्मीद है हमारी, वही आखिरी उम्मीद है। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों पर आयद करदा इमिग्रेंट वीज़ा पाबंदी को मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार देते हुए मनसूख कर दिया। और अदालत ने अपने तारीखी फैसले में करार दिया है कि अमरीकी महकमे खारजा और वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की ये पॉलिसी वफाकी इमिग्रेशन कवानीन के दायरा कार से तजावुज़ और काउंसलर अफसरान के कानूनी इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। और ट्रंप इंतज़ामिया ने जनवरी में इस बुनियाद पर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और दीगर 75 ममालिक के शहरियों की इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी थी कि ये तारिकीन वतन मुस्तकबिल में अमरीका के लिए मौशी बोझ बन सकते हैं। ताहम अब अमरीकी अदालत ने इस मौतली को कालादम करार देकर लाखों मुतासरा अफराद के लिए ग्रीन कार्ड और मुस्तकिल रिहाइश का कानूनी रास्ता दोबारा खोल दिया, जो कि बड़ी अच्छी खबर है। क्या इस फैसले के बाद वीज़ा इंटरव्यूज़ का सिलसिला फौरी बहाल होगा? ट्रंप इंतज़ामिया आला अदालत में अपील करती है तो सूरत हाल क्या होगी?
इन्हीं तमाम सवालात और तरीक़ेकार को समझने के लिए बात कर लेते हैं मारूफ वीज़ा कंसल्टेंट अजीम कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजीम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। एक तरफ ट्रंप ईरान से जंग हार रहे हैं, दूसरी तरफ अमरीकी अदालतें ट्रंप के अहकामात को खिलाफ कानून करार दे रही हैं। न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस फैसले को आप अमरीकी इमिग्रेशन की तारीख में कितना बड़ा रिलीफ समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, वीज़ा पॉलिसीज़ में जो है ना, हमने सख्ती ही देखी है। और जिस बैन की हम ये बात कर रहे हैं, ये बैन जो था ना, ये इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर था। 2 तरह के वीज़ा हैं अमेरिका के अंदर, इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट। किसी भी कंट्री में 2 तरह के वीज़े होते हैं। एक बैन लगा था 25 जून 2025 को, गालबन 25 या 5 जून थी, लेकिन 2025 में लगा था, जो कि नेशनल सिक्योरिटी बैन था, जो कि इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीजा दोनों पे लगा था। वो बैन अभी तक जो है ना वैसे का वैसे है, उसको अपलिफ्ट नहीं किया गया। अच्छा, ये जो बैन था, ये बैन नहीं था, ये बेसिकली एक सस्पेंशन था, पॉज था इमिग्रेंट वीजाज के ऊपर, जिसमें तकरीबन कुछ 75 कंट्रीज शामिल थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड दीगर कंट्रीज भी इसमें इंक्लूड थे। ये बैन था इमिग्रेंट वीजा के ऊपर, जिसमें आपका एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीजा भी आता है, फैमिली वीजा भी आता है। अच्छा, इसको जो है ना वो अदालत ने जो है ना वो करारदम करार दे दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि गुड न्यूज़ है, लेकिन अभी कबलस वक्त है कि इस पे कितना रिलीफ मिलेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना इसके खिलाफ अपील करती कि नहीं करती, इसकी स्टेट पॉलिसी भी जारी नहीं हुई। अलबत्ता एक चीज़ वाज़ेह है कि अदारे वहाँ पे आज़ाद हैं और दे कैन इवन गो अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, जो कि हाईएस्ट पावर है अमेरिका के अंदर, और जो भी उनके फॉरेन अफेयर्स चल रहे हैं उसके बरक्स जाके जो है अदालत ने ये फैसला किया है और कानून के मुताबिक ये फैसला किया है। लेकिन अभी उस पर इम्प्लीमेंट होना और फिर उसकी स्टेट पॉलिसी आना, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि असल जो एग्जीक्यूशन है वो तो अदारों ने करनी है ना, वो तो अदालत ने तो नहीं करनी है वो। जी सही। अच्छा असीम, अदालत के इस फैसले के बाद क्या इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से रुकी हुई जो इमिग्रेंट वीज़ा दरख्वास्तें हैं उन पर फौरी काम शुरू हो जाएगा, आपको लगता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए कोई भी फैसला आता है उसके ऊपर अपील का राइट होता है और अपील के राइट के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता है। अगर तो जो स्टेट है, डिपार्टमेंट है, वो इसके खिलाफ अपील में जाती है अपर हायर फोरम के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर वो नहीं जाती तो फिर इसको टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन होने में। फिर एक प्रॉपर स्टेट पॉलिसी आएगी जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो हॉल्ट किए गए थे जो केस हैं उनको हम कैसे दोबारा रिज्यूम करेंगे, क्या उनकी री एप्लीकेशन होगी या वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी फिल फॉर जो है ना इस पे अमल दरामद नहीं शुरू होगा। हाँ, अलबत्ता एक गुड न्यूज़ है, बट इट इज 50% ऑफ द गुड न्यूज़। सही, बिल्कुल अजीम। और 50% होने के साथ साथ अगर हम ये भी देखें तो आइस के होते हुए जो ट्रंप इंतजामिया है उसको क्या ज़रूरत है अपील में जाने की? मर्जी के फैसले तो किए जा रहे हैं, जिसको दिल करता है पकड़ के निकाल देते हैं। अच्छा देखें, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। जो सैंक्शंस होती हैं, जो सस्पेंशंस होती हैं, इस तरह के जो बैन्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है अनाउंस्ड, एक होता है अनअनाउंस्ड। अगर आप यूएस वीजा रेशो देखें इस वक्त, पिछले 2 साल से जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, वो अपनी तारीख की लोएस्ट सतह पे जा रही है इस वक्त। वो बेशक इमिग्रेंट है, बेशक नॉन इमिग्रेंट है। नॉन इमिग्रेंट से मेरा मुराद स्टूडेंट वीजा और जो विजिट वीजा है, वो इस वक्त लोएस्ट जो है ना वो जा रही है। अच्छा, अब जो नॉन इमिग्रेंट वीजा पॉलिसीज है उसके ऊपर तो कभी कोई बयान आया ही नहीं था ट्रंप साहब का, या कोई ऐसा बयान लगा ही नहीं था। उसके बावजूद जो है ना उसकी वीजा रेशो उन्होंने गिरा दी हुई है। और ये वो पॉलिसी है जो कि आप समझ लें कि पब्लिक नहीं होती, ये अनअनाउंस्ड होती है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिसमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम पाकिस्तान को बैन करेंगे, अफगानिस्तान को बैन करेंगे, बट दे डोंट इशू वीजाज। वो अपनी एक साइलेंट पावर यूज करते हैं और वीजाज ग्रांट नहीं करते। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस पॉलिसी, इसकी गुड न्यूज, इस फैसले का जो अमल दरामद है वो करना तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो अदारों ने करना है। और जब तक उनको कोई अंदर से या आप कह लें कि कोई इंटरनल पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक मैं समझता हूँ कि एक्चुअल जो रिलीफ है नहीं मिले। अगर ये ओपन कर भी देंगे
तो उसको इतना स्लो पेस पे चलाएंगे कि 4-4 साल 3-3 साल फैसले नहीं करेंगे, जो कि नॉर्मली हम देख रहे हैं हो रहा है। बहुत सारे वीजा कैटेगरी हैं जिनमें 4-4 5-5 साल का जो है ना वो वेट पीरियड चला गया हुआ। ये कितनी मुश्किल होगी। लेट्स सपोज अगर अमेरिका में मुकीम वो पाकिस्तानी जो अपने अहले खाना, वालिदैन या शरीक हयात को वहाँ बुलाना चाहते तो उनके लिए फिर प्रोसेसिंग टाइमलाइन में कितनी कोई बेहतरी आने की तवक्को है, या इस तरह ही फिर जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि प्रोसेस रहेगा, ताखीरी हरबे ही रहेंगे? मेरा तो ख्याल है कि अभी तखीरी हरबे जो है ना वो इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि अमेरिका को भी और बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं ईरान के साथ उसकी वॉर छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से उसके जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस आना शुरू हो गए हैं अमेरिका के अंदर। और उसने ट्रम्प साहब ने जो ये टैरिफ पॉलिसी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है। तो इतने ज्यादा उलझ गए हैं वो अदर इश्यूज के अंदर कि उनको लगता है कि ये हमारा इशू है ही नहीं है, ये तो इशू है इमिग्रेंट्स का, और इमिग्रेंट्स को तो वो ऑन ही नहीं करते ना। तो इस वक्त वो नेशनल पॉलिसी के तहत अदर जो इश्यूज को एड्रेस करना चाह रहे हैं, इसमें जो है ना वो ताखीर आएगी इस प्रोसेस के अंदर। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये मैं समझता हूँ कि पॉज या सस्पेंशन से ज़्यादा खतरनाक इसलिए है कि आपको एक किरण होती है उम्मीद की कि शायद मेरा कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ये वही वाली बात है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए, इंतजार की सूली पे लटकाना। ट्रक की बत्ती पीछे लगा देंगे वो, और उसमें 3-3 4-4 साल का इंतजार करवाएंगे, और वो ज्यादा जो है ना वो पेनफुल प्रोसीजर होगा, बजाय कि आप सीधा सीधा ना कर दें किसी को। बिल्कुल, ताकि किसी को फैसला लेने में आसानी हो। जिन पाकिस्तानी शहरियों की वीज़ा और दरख्वास्तें इस पाबंदी की वजह से मनसूख या मुअत्तल की गई, आपने बताया कि 4-4 साल भी लटकाया जा सकता है, तो क्या वो उन्हें दोबारा नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा, या पुरानी फाइल्स पर ही फिर जब काम का आगाज होगा तो दोबारा कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखिए, इसके लिए स्टेट पॉलिसी का इंतजार करना पड़ेगा। फैसले के बाद स्टेट पॉलिसी अपना एक अनाउंसमेंट करेगी कि इस पे क्या लाहेअमल वो इख्तियार करेंगे, और जब डिटेल फैसला आएगा उस पर भी लिखा जाएगा कि आपने किस तरह उन केसेस को लेके चलना है। तो इसमें दोनों ही जो है ना, लेकिन ज्यादा चांसेस यही हैं कि पिछली एप्लीकेशंस को ही रिज्यूम किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी पेड एप्लीकेशंस हैं, किसी ना किसी प्रोसेस में जाके उन्होंने 50% 30% अपनी पाइपलाइन जो है ना वो कवर कर ली हुई थी। तो आई बिलीव कि जो एक राइटफुल मैनर है वो तो यही है कि ये पिछली जो पॉज थी एप्लीकेशन उनको रिज्यूम करेंगे। अब स्टेट पॉलिसी कोई डिफरेंट आ जाए कि नहीं जी, अब चूंकि ये नए सिरे से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अब आप इसको दोबारा से स्टार्ट करें, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक स्टेट पॉलिसी अनाउंस नहीं होती। ठीक है, जब तक स्टेट पॉलिसी अनाउंस नहीं होती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया अजीम आपके वक्त का, और वाकई जी जहाँ लग रहा है कि बहुत आसानियाँ है वहीं बहुत मुश्किलात भी हैं, और क्लियर कट नो या येस तो होती है, समझ आती है। जहाँ आप किसी लंबे प्रोसेस में अटके हुए हैं और आपका वक्त ही नहीं आ रहा, टाइम नहीं आ रहा, तो ये बहुत पेनफुल होता है। और वाकई अगर इस तरह से हो जाता है तो फिर वो जो जिन लोगों की शादियाँ हुई होती हैं, जो अपने स्पाउस वीज़ा के जरिए बुलाना चाहते हैं, अपने अहले खाना को बुलाना चाहते हैं, वो फिर यहाँ होते हैं और समझ नहीं पाते कि उन्हें जिंदगी में राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, डायरेक्शन अमेरिका जाना है या पाकिस्तान जाना है या किधर जाना है। तो ये बहुत ही वैसे मुझे तो लग रहा है कि कोई अच्छी चले अच्छी नहीं है तो हम आपको एक अच्छी खबर दे देते हैं। पाकिस्तान में जदीद पॉप मौसीकी को मुतारिफ करवाने वाले नामवर गुलकार, अदाकार और हिदायतकार सज्जाद अली आज अपनी 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। सुरीली सालगिरह जी। और 24 अगस्त 1966 को लाहौर के एक फनकार ख़ानदान में पैदा होने वाले सज्जाद अली ने इंतहाई कम उम्री में अपने चचा तसद्दुक हुसैन से क्लासिकी मौसीकी की बाकायदा तरबियत ली। उन्होंने सिर्फ 14 बरस की उम्र में PTV के मशहूर प्रोग्राम राग रंग से अपनी परफॉर्मेंस का आगाज़ किया, जहाँ उनके पक्के सुरों और गायकी ने बड़े बड़े मौसीकारों को हैरान कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और 1993 में सज्जाद अली के गीत बेबी आ और सुपर हिट एल्बम चीफ साहब ने मौसीकी की दुनिया में ऐसा तहलका मचाया जिसने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। और सोहनी लग दी, अभी मूड नहीं और हर जुल्म जैसे लाजवाल गानों के अलावा उन्होंने जी लव लेटर, मुंडा तेरा दीवाना और एक और लव स्टोरी जैसी फिल्मों में अदाकारी और हिदायतकारी के भी ज़बरदस्त जौहर दिखाए। और सुनो पाकिस्तान की तरफ से उन्हें सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही ज़बरदस्त उनके गीत हैं और आज यकीनन वो अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और मदाद उन्हें विश भी कर रहे हैं। हमें आज के प्रोग्राम से आप इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपके खिदमत पे हाजिर होंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।